अच्छा बच्चों, आज हम बात करते हैं कि एनर्जी बैंड थ्योरी क्या है और इसके बेसिक जो क्वेश्चन बन सकते हैं उन पे बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि इस एनर्जी बैंड थ्योरी का जो प्रिंसिपल है ना वो कौन सा, ठीक है। तो एनर्जी बैंड थ्योरी का जो प्रिंसिपल है वो पंजाब की बुक में से लिखा हुआ है, वो वेव मैकेनिकल मॉडल है। इसका जो प्रिंसिपल है वो वेव मैकेनिकल मॉडल की बेस पे ये थ्योरी है, इसका प्रिंसिपल याद रखें। अब इस थ्योरी में ज़ाहिर नाम से ज़ाहिर है कि एनर्जी बैंड्स की बेस पे बन रही होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि एनर्जी बैंड्स होते कितने टाइप्स के हैं। टाइप्स ऑफ एनर्जी बैंड्स, टाइप्स ऑफ एनर्जी बैंड्स। एनर्जी बैंड्स की हमारी बुक में उसने वैसे 2 टाइप्स लिखी हुई हैं, आप चाहें तो उसकी 3 टाइप्स भी बना सकते हैं। यानी टाइप्स ऑफ एनर्जी बैंड्स की बात करें तो बुक में इसने 2 लिखी हुई हैं, तो आप चाहें तो इनको 3 टाइप्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब आप 2 टाइप्स कह दें या 3 टाइप्स बना लें, एक ही बात है, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। इधर 2 टाइप्स अब कहते हैं 3 टाइप। फर्स्ट टाइप इसकी जो बनती है उसको हम नाम दे रहे होते हैं वैलेंस एनर्जी बैंड, कि आपका वैलेंस एनर्जी बैंड। वैलेंस एनर्जी बैंड नाम से ज़ाहिर है कि एक ऐसा बैंड होगा जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन बनाते होंगे ना। वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन का मतलब ये है कि जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएंगे, बनाएंगे, उस बैंड को हम वैलेंस बैंड कहेंगे। तो इसके बारे में ये कहते हैं, ये बेसिकली होता है कि by the formed by the electrons of outermost shell, formed by the electrons of outermost shell। ये बात करें कि वैलेंस एनर्जी बैंड कौन सा है, कि ऐसा बैंड है विच इज़ फॉर्म बाय द इलेक्ट्रॉन ऑफ आउटरमोस्ट शेल। यानी आउटरमोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन बैंड बनाते हैं उस बैंड को हम किसका नाम दे रहे होते हैं, वैलेंस एनर्जी बैंड का नाम दे रहे होते हैं। बहुत आसान सी बात। इस तरह एक और बैंड होता है, उस बैंड को हम नाम देते हैं कंडक्शन बैंड का। कंडक्शन बैंड हम कह रहे होते हैं कि एक ऐसा बैंड होता है विच इज़ फॉर्म बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी फॉर्म बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यानी वो बैंड जो फ्री इलेक्ट्रॉन बनाते हैं उस बैंड को हम फ्री कंडक्शन बैंड का नाम देते हैं ना। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के लिए एक और वर्ड भी यूज़ करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर आल्सो कॉल्ड कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। तो इनके बारे में ये भी कहते हैं कि वो बैंड जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स बनाते हैं उस बैंड को हम कंडक्शन एनर्जी बैंड कहते हैं। तो एकदम ये कह सकते हैं बैंड फॉर्म बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो कंडक्शन बैंड होगा, या कंडक्शन इलेक्ट्रॉन जो बैंड बनाएंगे वो कंडक्शन बैंड होगा, और जो आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन बैंड बनाएंगे वो वैलेंस एनर्जी बैंड होगा। अच्छा, इसके बाद अगर हम एक और बात करते हैं, एक और बैंड होता है उसमें बोलते हैं, इसकी जिक्र बहुत कम आता है, फॉरबिडन एनर्जी बैंड का ना, फॉरबिडन एनर्जी बैंड। ये बेसिकली बैंड कह रहे थे, देखिए आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल जो वैलेंस शेल होगा उससे नीचे भी तो शेल होंगे ना, वो जो बैंड बनाएंगे उस बैंड को हम नाम देंगे फॉरबिडन एनर्जी बैंड का ना। तो हम ये कह रहे हैं कि बैंड फॉर्म बाय द इलेक्ट्रॉन ऑफ इनर शेल्स, बैंड फॉर्म बाय द इलेक्ट्रॉन ऑफ इनर शेल्स। यानी इनर शेल्स के इलेक्ट्रॉन जो बैंड बनाते हैं उस बैंड को हम किसका नाम देते हैं, फॉरबिडन एनर्जी बैंड का नाम देते हैं। इसका आप लोगों ने याद रखना है, इस बैंड का नो रोल इन कंडक्शन, इसका कंडक्शन में कोई रोल नहीं होता, यानी नो रोल इन कंडक्शन, इस बैंड का कंडक्शन में कोई रोल नहीं है। मतलब इसको तो हम डिस्कस ही नहीं करेंगे। कंडक्शन के साथ जो लिंक है वो बेसिकली जो है वो वैलेंस बैंड और किस बैंड का है, कंडक्शन बैंड का है। एक तो ये चीज़ याद रखनी है आप लोगों ने। अब आप लोगों ने याद रखना है जो करंट फ्लो करता है ना, करंट फ्लो को हम कंडक्शन भी कह सकते हैं। तो करंट फ्लो या कंडक्शन का डायरेक्ट रिलेशन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड, सी बी मीन कंडक्शन बैंड। तो सी बी जहाँ पर भी मैं लिखूँगा ऑनवर्ड कंडक्शन बैंड होगा, और वी बी जहाँ पर मैं लिखूँगा वो वैलेंस बैंड होगा। तो ये बात आप लोगों ने अपने पास नोट कर लेनी है कि जो कंडक्शन होगी, कंडक्शन का डायरेक्ट रिलेशन होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड। इसका मतलब ये हुआ जो करंट फ्लो करता है वो किसकी वजह से फ्लो करता है या किस बैंड में फ्लो करता है। अगर आप ध्यान की आ जाता है ना कि करंट का फ्लो या कंडक्शन किस बैंड की वजह से है, तो कंडक्शन मेनली किस बैंड की वजह से है, कंडक्शन बैंड की वजह से है, तभी इसका नाम रखा है। और कंडक्शन का डायरेक्ट रिलेशन होगा, कंडक्शन की जगह पर आप करंट फ्लो भी लिख लेना, मीनिंग तो एक ही होते हैं, कंडक्शन कह लें करंट का फ्लो कह लेना। तो करंट के फ्लो का डायरेक्ट रिलेशन होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड। मतलब
कंडक्शन बैंड में जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ज़्यादा करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा। एक तो ये छोटी छोटी बातें याद रखनी है। अब अगर हम इन बैंड्स की प्रॉपर्टीज़ की बात करें ना, प्रॉपर्टीज़ आप याद ही करेंगे फिर आगे चल के आपको आइडिया हो जाएगी। तो मैं लिख रहा हूँ वैलेंस एनर्जी बैंड की प्रॉपर्टीज़। तो वैलेंस एनर्जी बैंड जो होता है, इसकी अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये वाला बैंड के बारे में उसने बुक में लिखा हुआ है, ये वाला बैंड या तो बच्चों पार्शली फील्ड होगा, यानी ये वाला बैंड या पार्शली फील्ड होगा, या आर कर कब लिख सकते हैं, आर कम्प्लीटली फील्ड होगा। यानी दोनों पॉसिबिलिटीज हैं इसमें, या तो पार्शली फील्ड होगा या ये कम्प्लीटली फील्ड बैंड होगा। तो पहली बात मैंने ये लिखी कि जो कंडक्शन एनर्जी वैलेंस एनर्जी बैंड है उसकी बात हो रही है, ये पार्शली फील्ड होगा या कम्प्लीटली फील्ड होगा। और नेक्स्ट बात आप लोगों ने याद ही रखनी है कि कैन नेवर बी एम्प्टी, कैन नेवर बी एम्प्टी। ये इसके एमसीक्यू भी हैं, असल में थ्योरेटिकल टॉपिक है ना। तो इसके एमसीक्यू ये आएंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर वैलेंस एनर्जी बैंड। तब चूज़ करेंगे पार्शियल फील्ड होगा या ये कम्प्लीटली फील्ड होगा, और ये वाला बैंड कभी भी एम्प्टी नहीं हो सकता, ठीक है। अगर हम कंडक्शन एनर्जी बैंड की प्रॉपर्टीज़ की बात लिखें तो कंडक्शन एनर्जी बैंड या तो पार्शियली फील्ड होगा, यानी कंडक्शन एनर्जी बैंड की अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये पार्शियल फील्ड होता है, या ये वाला बैंड जो होता है एम्प्टी होता है, यानी या तो पार्शियल फील्ड होगा या एम्प्टी होगा। एंड कैन नेवर बी कम्प्लीटली फील्ड, कैन नेवर बी कम्प्लीटली फील्ड, कि ये वाला जो बैंड होता है वो कम्प्लीटली फील्ड नहीं हो सकता, ठीक है। पार्शियल फील्ड होगा या एम्प्टी होगा, एंड कैन नेवर बी कम्प्लीटली फील्ड, ठीक है। तो इसका तो रोल होते नहीं कंडक्शन में, इसलिए इसको मैं डिस्कस करने की ज़रूरत ही नहीं है। और फर्दर इन दोनों में भी आपको समझ आ गया कंडक्शन में मेन रोल किसका है, कंडक्शन बैंड क्या है, क्योंकि जो करंट फ्लो करेगा वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इन किस बैंड में, कंडक्शन बैंड में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उस पर करंट का फ्लो डिपेंड करेगा। एक तो आप लोगों ने ये दो बातें सिर्फ सीखी, जो बैंड वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन बनाते हैं वो वैलेंस एनर्जी बैंड, जो कंडक्शन बैंड के बनाते हैं वो कौन सा है, कंडक्शन एनर्जी बैंड होगा। और इनकी प्रॉपर्टीज़ आप लोगों ने माइंड में रखनी है। प्रॉपर्टीज़ की डिटेल जब हम आगे चल के मटेरियल की टाइप्स पढ़ेंगे तो उन मटेरियल की टाइप्स में आपको इसकी डिटेल का फर्दर आइडिया हो जाएगा कि जो मटेरियल की डिटेल होती हैं उसके किस टाइप के आपको क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें इसकी छोटी सी डायग्राम में बनाता हूँ, उससे हम बातें समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करें वर्टिकल एक्सिस जो है वो एनर्जी को शो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैं दोनों बैंड बना देता हूँ। सपोज करें ये आपके पास एक बैंड है और ये आपके पास नेक्स्ट बैंड, ठीक है। अब दो बैंड हो गए, इस बैंड को हम नाम दे रहे होते हैं वैलेंस बैंड, और इसके ऊपर जो होता है इसे हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड हो गया, कंडक्शन बैंड हो गया। अब देखिए ना, जो बैंड होता है वैसे तो अगर हम आइसोलेटेड एटम की बात करें, अगर हम आइसोलेटेड एटम की बात करें तो आइसोलेटेड एटम की अगर हम एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएं ना, आइसोलेटेड एटम की एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएं तो आइसोलेटेड एटम में हर शेल की एनर्जी फिक्स होती है। ये फर्स्ट शेल की सपोज करें एनर्जी है, ये सेकंड शेल की एनर्जी है। तो आइसोलेटेड एटम जो होते हैं ना, आइसोलेटेड एटम में एनर्जी जो होती है, एनर्जी डिस्क्रीट होती है, मतलब हर शेल की एनर्जी फिक्स होती है। ऑल शेल्स है फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जीज, और उन एनर्जीज को हम सिंगल लाइन से शो कर सकते हैं। फर्स्ट शेल की एनर्जी है, ये सेकंड शेल की एनर्जी है, एंड सो ऑन। तो ये फिर बैंड्स जो होते हैं ना, यानी जो एनर्जी बैंड्स होते हैं वो आइसोलेटेड एटम में नहीं बनते। एनर्जी जो बैंड्स होते हैं वो फॉर्म इन क्रिस्टल्स, फॉर्म इन क्रिस्टल्स। क्रिस्टल्स के अंदर ये होता है कि एक एटम तो नहीं होता ना, एक ही वक्त में बहुत सारे एटम एक दूसरे के करीब आए हुए होते हैं। तो होता ये कि सपोज करें आइसोलेटेड एटम है ना, इसके हर शेल की एनर्जी को सिंगल लाइन से शो करेंगे, लेकिन जब कोई दूसरा एटम इसके पास लेकर आएंगे तो क्या होगा, अब बहुत सारी इंटरेक्शन शुरू हो जाएंगी। ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करना शुरू हो जाएगा, इस इलेक्ट्रॉन को इसका न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा, ऐसे ही अट्रैक्ट करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को ये वाला न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा। तो इससे ये होगा कि किसी भी जितने भी एटम्स होंगे उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एनर्जी में स्लाइड क्या आना शुरू हो जाएगी, वेरिएशन आना शुरू हो जाएगी। उसी स्लाइड वेरिएशन को हम किसका नाम देते हैं, एनर्जी बैंड का नाम देते हैं। तो एनर्जी बैंड्स कब बनते हैं, जब एनर्जी बैंड पहली तो बात है क्रिस्टल्स में बनते हैं। क्रिस्टल्स अगर लफ्ज़ समझ नहीं आ रहा तो अब यूँ याद रखें ना, सॉलिड्स में बनते हैं ना। सॉलिड्स का मतलब होता है जब नंबर ऑफ एटम्स एक दूसरे के साथ इकट्ठे हो रहे हैं ना। जब आइसोलेटेड एटम हो तो उसमें तो हर शेल की एनर्जी को एक सिंगल लाइन से शो करते हैं। तो ये जो एनर्जी का बैंड कब बनेगा, जब बहुत सारे एटम एक दूसरे के करीब आएंगे। तो जिस तरह मैंने दो एटम को शो किया है कि उनके इलेक्ट्रॉन्स की आपस में एक दूसरे के साथ क्या शुरू हो जाएगी,
इंटरेक्शन स्टार्ट हो जाएगी। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इंटरेक्शन बैंड्स की फॉर्मेशन होती है, और दो बैंड हम उसमें डिस्कस कर रहे हैं, एक वैलेंस बैंड और एक कौन सा कंडक्शन बैंड होता है ना। अब आप लोगों ने याद रखना है कि इसका मतलब है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन होगा उसकी फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी तो नहीं होगी ना, लेकिन ये सारी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो किस इलेक्ट्रॉन की हो सकती हैं। वैलेंस बैंड के अंदर जब इलेक्ट्रॉन होगा उसकी ये सारी अमाउंट ऑफ एनर्जीज हो सकती हैं। अगर ये जो सारी इसकी अमाउंट ऑफ एनर्जीज हो सकती हैं तो इन स्टेट्स को हम बोलते हैं, ये एनर्जी की स्टेट्स है ना, एक शेल के अंदर ये जो एनर्जी की स्टेट्स होती हैं इन स्टेट्स को हम बोलते हैं अलाउड एनर्जी स्टेट्स। यानी ये जो एनर्जी की स्टेट्स हैं इन स्टेट्स को बच्चे हम नाम दे रहे होते हैं अलाउड एनर्जी स्टेट्स। दीज एनर्जी स्टेट्स आर नेम्ड एज कौन सी, अलाउड एनर्जी स्टेट्स का नाम देंगे। इन अलाउड एनर्जी स्टेट्स इनको इसलिए कहते हैं ना कि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन स्टे कर सकता है, इन स्टेट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन कैन स्टे। इसका मतलब ये हुआ कि एक जो बैंड होता है, एक बैंड के अंदर नंबर ऑफ अलाउड एनर्जी स्टेट्स होती हैं। अलाउड एनर्जी स्टेट्स का मतलब है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, स्टे कर सकता है। दूसरी बात अब ये देखें कि आपके पास इस वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में, अब कंडक्शन बैंड में भी ये बहुत सारी कौन सी हैं, अलाउड एनर्जी स्टेट्स हैं। तो किसी भी बैंड के अंदर नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स होती हैं, उनको अलाउड एनर्जी स्टेट्स इसलिए कहते हैं, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन कैन स्टे। लेकिन वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान में ये भी तो एनर्जी की स्टेट्स है ना, इसके ऊपर मैं स्टार बना देता हूँ। तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान में ये जो आपको एनर्जी की स्टेट्स ना आ रही है नज़र, जहाँ पर मैं स्टार बना रहा हूँ, इन स्टेट्स को बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी स्टेट्स। यानी ये जो स्टेट्स हैं इन स्टेट्स को हम नाम देते हैं फॉरबिडन एनर्जी स्टेट्स। फॉरबिडन नाम से ज़ाहिर है कि ऐसी स्टेट्स होंगी जहाँ पर इलेक्ट्रॉन कैन नॉट स्टे, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन स्टे नहीं कर सकता। ये वही कंसेप्ट हम कहते हैं ना, दो शेल्स के दरमियान में इलेक्ट्रॉन स्टे नहीं कर सकता अकॉर्डिंग टू बोर। ये वही बात हो रही है ना कि ये इसी तरह वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन की नंबर ऑफ एनर्जीज होती हैं, कंडक्शन बैंड में भी इलेक्ट्रॉन की नंबर ऑफ एनर्जीज होती हैं। और समझ आ गया बैंड बनते कब हैं, बैंड क्रिस्टल्स कह लें या सॉलिड में बनते हैं, एक बात। और दूसरी बात ये हुई कि एक बैंड के अंदर नंबर ऑफ अलाउड एनर्जी स्टेट्स होती हैं, मतलब एक बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन की फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं होती, बल्कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के अंदर स्लाइड क्या हो सकती है, वेरिएशन आ सकती है। तो इसको हम बोल रहे होते हैं अलाउड एनर्जी स्टेट्स का हम इसको नाम दे रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको एक और आइडिया देता हूँ। सपोज करें आप सिलिकॉन की बात करें, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 है। अगर इसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो तो 1s2 2s2 और इसके बाद 2p क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3s2 कितने हो गए 12, और कितना हो जाएगा 3p2 हो जाएगा। ये इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनती है। इसका मतलब ये हो कि इसका जो थर्ड शेल है वो इसका आउटर मोस्ट शेल है, यानी इसके ये वाले जो शेल है, ये जो बैंड बनाएंगे वो तो कौन सा होगा, इनका तो नो रोल इन कंडक्शन, नो रोल इन कंडक्शन, इनका तो कंडक्शन में रोल है ही कोई नहीं, क्योंकि ये तो इनर एनर्जी बैंड्स होते हैं। इसका जो वैलेंस शेल है उसमें कितने, वैलेंस शेल कौन सा, थर्ड शेल है ना। तो अगर मैं इसकी डायग्राम बनाऊँ ना तो इसमें कुछ यूँ डायग्राम बनेगी, ज़रा ध्यान से देखिएगा। अगर एनर्जी लेवल डायग्राम बनाऊँ तो यूँ समझ लें कि ये एनर्जी किसकी है, 1s की है, और ये वाली एनर्जी किसकी है 2s और 2p को चलो मैं सिंगल लाइन से शो कर देता हूँ, ठीक है, सिंगल लाइन समझ लें। ये आपके पास थर्ड शेल हो जाएगा, या आप इसको यूँ लिख लें, इसको फर्स्ट शेल लिख लें, इसको सेकंड शेल लिख लें, और ये आपका थर्ड शेल है। अब थर्ड शेल के अंदर इसकी दो है ना सब शेल है, एक एस है और एक कौन सा पी है। तो ये जो हम कहते हैं ना एनर्जी बैंड्स बनेगा, तो असल में जब नंबर ऑफ एटम एक दूसरे के साथ इकट्ठे होंगे किसी भी क्रिस्टल के अंदर, तो ये जो थर्ड शेल होगा ना यूँ स्प्लिट होना शुरू हो जाएगा। यानी थर्ड शेल जो होगा वो स्प्लिट होना शुरू हो जाएगा। और उसके स्प्लिट होने का मतलब क्या है कि अब इस क्रिस्टल के अंदर जो थर्ड शेल के इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उन थर्ड शेल के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिक्स नहीं रहेगी, क्योंकि उसका आउटर मोस्ट शेल थर्ड शेल बनता है। तो उनकी एनर्जी जो है वो स्प्लिट होना शुरू हो जाएगी। एनर्जी सेपरेट होने का मतलब ये है, जिसकी मैंने डायग्राम बनाई है वो ज़रा समझिएगा। असल में यहाँ पर यूँ इस जगह पर बैंड बन रहा है, ये आपके पास थर्ड शेल के इलेक्ट्रॉन बैंड बना रहे हैं। अब इसमें होता ये है ना कि ये सपोज करें उस शेल की एनर्जी ये थी, यानी शेल की एनर्जी की लाइन ये थी, लेकिन ये शेल सेपरेट हो गया, और ये सेपरेट हुआ है तो हम बोल रहे हैं क्या बन गया, एनर्जी बैंड बन गया। यानी जब शेल सेपरेट होता है तो एनर्जी बैंड बन जाता है। बात ये समझने वाली है। अब ये सिर्फ बात याद रखिएगा कि जो एनर्जी बैंड होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी किसी शेल में होती है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो किसी आइसोलेटेड एटम में होती है ना,
मतलब अगर आपके पास सिलिकॉन का सिंगल एटम हो तो उसकी थर्ड शेल में जो एनर्जी थी इलेक्ट्रॉन की, तो जब बैंड बनता है तो कुछ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी उस फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी से उनकी वैल्यूज़ कम भी हो सकती हैं और कुछ की एनर्जी की वैल्यू से क्या हो सकती हैं, ज़्यादा भी हो सकती हैं। ये मैंने बस आपको एमसीक्यू करवाना था कि अगर आपका कभी एमसीक्यू आ जाए ना कि जब एनर्जी बैंड बनता है तो इलेक्ट्रॉन की आइसोलेटेड एटम में जो एनर्जी होती है, अकेले एटम की थर्ड शेल में एनर्जी होगी ना, जो कि हम फार्मूला से कैलकुलेट करते हैं, तो क्या वो एनर्जी और बैंड में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप लोगों ने याद रखना है आइसोलेटेड एटम की जो एनर्जी किसी भी पर्टिकुलर शेल और सिलिकॉन के लिए जो थर्ड शेल में होगी, जब उस थर्ड शेल का बैंड बनेगा तो बैंड बनने से कुछ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी उस थर्ड शेल की एनर्जी से कम हो जाएगी और कुछ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी उस थर्ड शेल की जो पहले फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी थी इन केस ऑफ आइसोलेटेड एटम उससे क्या हो जाएगी, ज़्यादा भी हो सकती है। तो इस तरह इस शेल का बेसिकली जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, बैंड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, एक ही एनर्जी बैंड के अंदर देयर आर सो मेनी अलाउड एनर्जी स्टेट्स, ये सारी इसकी अलाउड एनर्जी स्टेट्स हैं जो कि फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी जो थी आइसोलेटेड एटम से, उन अलाउड एनर्जी स्टेट्स की एनर्जी जो होगी उस फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी से कम भी हो सकती है और इस फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी से ज़्यादा भी हो सकती है। बड़ी सिंपल सी बात आपको समझ आ गई है। अब मैं ये बात कर रहा हूँ कि दो बैंड्स के दरमियान में एक फॉरबिडन एनर्जी स्टेट्स भी होती हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो स्टे नहीं कर सकता। ये वही बात है ना, जिस तरह दो शेल के दरमियान में इलेक्ट्रॉन स्टे नहीं कर सकता, इस तरह फॉरबिडन एनर्जी स्टेट्स के दरमियान में भी इलेक्ट्रॉन स्टे नहीं कर सकता। अब मैं इधर बना देता हूँ डायग्राम। लेकिन अभी हम लोगों ने बात की थी कि एक हमारे पास कौन सा बैंड है, वैलेंस बैंड है और एक कंडक्शन बैंड है। यानी ये आपका वैलेंस बैंड हो गया, ये कंडक्शन बैंड हो गया। इन दोनों बैंड में आपको एनर्जी का डिफरेंस नज़र आ रहा है, इसको ई जी से डिनोट करते हैं। ई जी को हम नॉर्मली कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप, इसको बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। फॉरबिडन एनर्जी गैप की डेफिनेशन तो ये होती है एनर्जी डिफरेंस बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। यानी इसको कहते तो ये है कि ये फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या होता है, एनर्जी डिफरेंस होता है बिटवीन वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड। एनर्जी डिफरेंस बिटवीन वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड जो होगा ना, उसको हम नाम दे देते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप, जो कि एनर्जी डिफरेंस है बिटवीन वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड। इसमें एक यूनिवर्सिटी में बड़ा अच्छा उसने एमसीक्यू बनाया हुआ था। उसने ये असल में एमसीक्यू के अंदर थीम बच्चों से पूछी थी कि ये एनर्जी डिफरेंस जो है वो किधर से लिया जाता है। यानी फॉरबिडन एनर्जी गैप जो है वो क्या चीज़ है, एनर्जी डिफरेंस है। तो एनर्जी डिफरेंस किधर से लेंगे, किधर से लेने का मतलब ये है, क्या ये सारी एनर्जीज है ना, ये बच्चों देखो ना, ये पूरा एक्सेस किसका, एनर्जी का एक्सेस है। तो फॉरबिडन एनर्जी गैप कैसे निकालेंगे, क्या इसके मिड से और इसके मिड से एनर्जी लेंगे, क्या इसके स्टार्ट से और इसके स्टार्ट से एनर्जी का डिफरेंस लेंगे। तो ये उसका क्वेश्चन था कि फॉरबिडन एनर्जी गैप कहाँ से लिया जाता है। तो आप लोगों ने याद रखना है फॉरबिडन एनर्जी गैप यहाँ से और इन दोनों के दरमियान में लिया जाता है। दिस इज कॉल्ड फॉरबिडन एनर्जी गैप। ये क्या शो हो रहा है, बेसिकली इस लाइन पर अगर आप गौर करें तो फॉरबिडन एनर्जी गैप निकालने के लिए, फॉरबिडन एनर्जी गैप निकालने के लिए हम जो एनर्जी ऑफ वैलेंस बैंड होती है ना, एनर्जी ऑफ वैलेंस बैंड की मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं। फॉरबिडन एनर्जी गैप निकालने के लिए इधर ज़रा गौर करें, ये लाइन मैंने लगाई है, तो ये वैलेंस बैंड की कौन सी एनर्जी है, मैक्सिमम एनर्जी है। इसमें से उल्टा कर दिया, चलें अगले पेज पे, चलें इधर लिख देता हूँ क्योंकि फिर आपको समझ नहीं आएगा। फॉरबिडन एनर्जी गैप निकालने के लिए तो मैं समझ आ गया कि हम क्या चीज़ ले रहे हैं, वैलेंस बैंड जो है उसकी तो मैक्सिमम एनर्जी लेंगे, लेकिन जो कंडक्शन बैंड है उसकी मैंने लोअर लाइन को चूज़ की है, तो उसकी फिर कौन सी एनर्जी होगी, मिनिमम एनर्जी होगी। तो ये निकालने के लिए आप लोगों ने एनर्जी ऑफ जो कंडक्शन बैंड होगा उसकी मिनिमम वैल्यू बच्चों लेनी है और इसमें से माइनस करेंगे एनर्जी ऑफ वैलेंस बैंड की जो कौन सी वैल्यू होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी। ये उसने हमसे पूछा हुआ था कि फॉरबिडन एनर्जी गैप तो हमें समझ आ जाता है कि फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या चीज़ है, कि एनर्जी डिफरेंस होता है बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कौन सा बैंड, कंडक्शन बैंड। तो ये एनर्जी गैप कहाँ से लेंगे, दोनों के स्टार्ट से लेंगे, मिड से लेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है। ज़्यादातर स्टूडेंट ये ऑप्शन चूज़ करते हैं कि दोनों के मिड से लिया गया होता है ना, मिड से नहीं लेते, बल्कि ये जो एनर्जी गैप होता है इसमें कंडक्शन जो वैलेंस बैंड होता है उसकी मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं, यहाँ से जो मैंने लाइन लगाई है, और कंडक्शन बैंड जो होता है उसकी कौन सी, मिनिमम वैल्यू के दरमियान में डिफरेंस होता है। इस डिफरेंस को हम किसका नाम देते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप का नाम देते हैं। ये एमसीक्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है, नस में उसने रिपीट किया हुआ इंजीनियरिंग के पेपर में, इस साल भी आया हुआ ये, ठीक है। तो ये थोड़ा याद रखें कि फॉरबिडन एनर्जी गैप हम किन के दरमियान में लेंगे, होता क्या है वो तो आपको समझ आ चुका है, ठीक है।
अब हम बात करते हैं इसी फॉरबिडन एनर्जी गैप की बेस पे ना, इसी फॉरबिडन एनर्जी गैप की बेस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे बिटवीन कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स, बिटवीन कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। यानी इसी फॉरबिडन एनर्जी गैप की बेस पे हम डिफरेंशिएट करते हैं, किस में, कंडक्टर में, सेमी कंडक्टर में और इंसुलेटर में। तो ये थोड़ा याद रखना है कि दिस फॉरबिडन एनर्जी गैप का बड़ा की रोल है इस एनर्जी बैंड थ्योरी में, क्योंकि इसी की बेस पे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल को डिफरेंशिएट करते हैं। बहुत बेसिक एमसीक्यूज इनकी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने बात करनी है इंसुलेटर्स की। अगर हम इंसुलेटर्स की बात करते हैं तो इंसुलेटर में आप लोगों ने याद रखना है जो फॉरबिडन एनर्जी गैप में ईजी लिख सुनो, ईजी आपको समझ आएगा। फॉरबिडन एनर्जी गैप जो होता है वो बुक्स में उसने लफ्ज़ लिखा हुआ है कि वो कितना होगा, वो लिखा हुआ है सेवरल इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स होगा। यानी फॉरबिडन एनर्जी गैप कितना होगा, सेवरल इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स वर्ड लिखा हुआ आ जाता है। अगर कभी सेवरल इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह ये वाली थीम लिखी हुई आ जाए तो आप लोगों ने चूज़ करना है फॉरबिडन एनर्जी गैप या सेवरल इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स का मतलब ये होगा कि ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। अगर आ जाए कितना होगा तो आप लोगों ने वर्डिंग में अगर ऑप्शन आ जाए तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चूज़ करना है। अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ आ जाए 2, 3, 4 की फॉर्म में लिखा हुआ आ जाए तो अगर वो मटेरियल्स या यूँ कह रहे हैं इंसुलेटर जो होते हैं उनमें फॉरबिडन एनर्जी गैप बुक में लफ्ज़ लिखा हुआ है सेवरल इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक तो ये एमसीक्यू हो गया क्योंकि बुक की लाइन है। अब ज़्यादातर एमसीक्यू को इस फॉर्म में दे रहा होता है, ग्रेटर देन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ग्रेटर देन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा तो उनका हम क्या बोलेंगे, इंसुलेटर का नाम देंगे। अब इंसुलेटर में ये होता है कि देखिए ना, जो कंडक्शन बैंड होता है ना उसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाने होते हैं, वैलेंस बैंड से जाने होते हैं। तो इसमें मसला ये बनता है कि ये सपोज कर लें इनका वैलेंस बैंड है और ये इनका कंडक्शन बैंड है और इनके दरम्यान में फॉरबिडन एनर्जी गैप काफ़ी ज़्यादा है। इतना ज़्यादा एनर्जी गैप है कि वैलेंस बैंड का कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्शन बैंड में नहीं जा सकता। तो वैलेंस से ही इलेक्ट्रॉन ने किस में जाना होता है, कंडक्शन में जाना होता है। तो इस फॉरबिडन एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा होने की वजह से इनके वैलेंस बैंड से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता, जितने हैं उतने ही रहते हैं। तो हम बोलते हैं वी बी मीन वैलेंस बैंड इनका कम्प्लीटली फिल्ड होता है। तो आप लोगों ने याद रखना है कि जो इंसुलेटर्स होते हैं उनमें फॉरबिडन एनर्जी गैप सेवरल इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स का ऑर्डर का होता है, नंबर में ये चूज़ करेंगे। वो एनर्जी गैप इतना ज़्यादा होता है कि वैलेंस बैंड का कोई भी इलेक्ट्रॉन, मैंने क्रॉस लगाया, कंडक्शन बैंड में नहीं जा सकता, जिसकी वजह से वैलेंस बैंड कम्प्लीटली फिल्ड रहता है। और जब वैलेंस बैंड से कोई इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं गया तो हम ये कह सकते हैं ना, उस केस में इसका जो कंडक्शन बैंड होगा उसको फिर एम्प्टी होना चाहिए। इसका कंडक्शन बैंड आपके पास एम्प्टी होगा। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि करंट का डायरेक्ट रिलेशन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड। अभी हमारी थोड़ी देर पहले बात हुई थी ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड, यानी करंट के फ्लो का या कंडक्शन का डायरेक्ट रिलेशन होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड। तो चक्कर ये है कि इस केस में कंडक्शन बैंड तो कौन सा आ रहा है, एम्प्टी आ रहा है, तो देर इज जीरो इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड। तो इस इन मटेरियल में यही वजह है कि करंट वगैरह भी फ्लो नहीं करता। तो ये हम लोगों ने बातें की सारी एनर्जी बैंड थ्योरी की बेस पे इंसुलेटर में करंट क्यों नहीं फ्लो करता। 3-4 सीधे सीधे एमसीक्यू हैं, बाकी बातें तो वही हैं। ये वाली बात आपकी थोड़ी सी नहीं थी, ठीक है। अगर डायग्राम बनी हुई आ जाए तो आप लोग काफ़ी बड़ा गैप को चूज़ करेंगे, अगर सारी डायग्राम बनी हुई आ जाए। अब बच्चों बात करते हैं कंडक्टर्स की क्या स्टोरी है। कंडक्टर्स के अंदर अगर हम बात करें तो कंडक्टर में हो ये रहा होता है कि इनका जो ये एनर्जी का एक्सेस हो गया, सपोज कर लेते हैं ये एक बैंड है और ये आप लोगों के पास इनका अदर बैंड है, ये दो आपके पास डिफरेंट बैंड हो गए। इनमें से इस बैंड को हम वैलेंस बैंड का नाम देते हैं, ऊपर वाला बैंड कंडक्शन बैंड। आपको नज़र आ रहा है कि दोनों बैंड आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। तो कंडक्टर ऐसे मटेरियल होते हैं जिनमें वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड जो होंगे ओवरलैप विद ईच अदर, ओवरलैप विद ईच अदर, ठीक है। ये जो दोनों बैंड्स होते हैं ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं, यानी कंडक्टर में वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड ओवरलैप विद ईच अदर, दोनों बैंड एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे। जब ओवरलैप कर रहे हैं तो इन मटेरियल में फॉरबिडन एनर्जी गैप जो होगा वो तो अप्रोक्सीमेट इक्वल टू ज़ीरो होगा। तो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन का जब दिल चाहेगा कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे और कंडक्शन से वापस किस में, वैलेंस में भी वो आ सकते हैं। तो इनका फॉरबिडन एनर्जी गैप अप्रोक्सीमेट ज़ीरो होगा, जिसकी वजह से इनके बोथ, दोनों जो बैंड है, बोथ वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड आर पार्शली फिल्ड, ठीक है ना। इन दोनों के
कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड आर क्या होंगे, पार्शियली फिल्ड होंगे। जब इन दोनों की कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड आपस में पार्शियली फिल्ड हो जाएंगे तो जिसकी वजह से इन मटेरियल में आपका करंट फ्लो कर रहा होगा। तो ये बस चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि ये जो मटेरियल हैं जिनके अभी हम बात कर रहे हैं, इन मटेरियल में करंट इसलिए फ्लो कर रहा होता है कि इनके जो दोनों बैंड्स हैं, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड जो होंगे वो आपस में पार्शियली फिल्ड होते हैं, जिसकी वजह से इनके अंदर प्लेंटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होती है। उस नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होने की वजह से हम ये कह सकते हैं कि जिन मटेरियल की अभी हम बात कर रहे हैं, इन मटेरियल में बहुत ईजिली करंट फ्लो करेगा। तो ये मेजर डिफरेंसेस हैं जो आप लोगों ने याद रखने हैं कि इनमें आपके पास मेजर डिफरेंस क्या बनेगा, किस में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होंगे और किस में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कम हो रहे होंगे। ठीक है, एक और चीज़ की बात करते हैं, फिर इन तीनों को मैं कंपेयर भी कर देता हूँ। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट जो आप लोगों ने याद रखना है वो है, हम सेमी कंडक्टर्स की बात करते हैं कि जो सेमी कंडक्टर्स होंगे। सेमी कंडक्टर्स के बारे में आप लोगों ने बात ये याद रखनी है कि जो सेमी कंडक्टर मटेरियल होते हैं इनमें जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है ना, वो बहुत कम होता है। और हमारी बुक्स में उसने लिखा हुआ है कि ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, ये भी लफ्ज़ लिखा हुआ है। और एक जगह लफ्ज़ लिखा हुआ है नैरो एनर्जी गैप होगा, डायग्राम में बुक में नैरो एनर्जी गैप भी लफ्ज़ लिखा हुआ है और कुछ जगहों पर उसने 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा हुआ है। तो ये बस आप लोगों ने बात याद रखनी है कि जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होगा, अब नैरो एनर्जी गैप वर्ड चूज़ कर लें या ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चूज़ कर सकते हैं, ये इनमें एनर्जी गैप होगा। अब सेमीकंडक्टर के बारे में एक तो आप लोग ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट याद रखेंगे, लेकिन इन जनरल पूछे किससे कम होगा या ज़्यादा होगा, तो आप लोगों ने याद रखना है इनका फॉरबिडन एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। जो आपके पास इंसुलेटर थे उनका 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा था ना, और जो कंडक्टर सेमी कंडक्टर है उनका पूछेगा तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होगा। अगर इस फॉर्म के क्वेश्चन आ जाए तो आप इस तरह चूज़ कर सकते हैं। ऑफ द ऑर्डर ऑफ पूछे तो आप क्या चूज़ कर लेंगे, जनरली पूछे कि सेमी कंडक्टर में फॉरबिडन एनर्जी गैप कितना होगा, तो आप अगर ये वाली सिंबल लिखी तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चूज़ कर लेंगे। अगर ये वाला चूज़ किया करेंगे तो लेस दैन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, मैं सिर्फ लेस दैन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखना, ये तो जनरल सेमी कंडक्टर के लिए बात थी। अब अगर आपसे पूछ लेते हैं, सपोज करें फॉर सिलिकॉन बताएं, सिलिकॉन भी तो सेमी कंडक्टर है, इसमें कितना होगा, तो सिलिकॉन में फॉरबिडन एनर्जी गैप जो होता है ना वो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर का होता है। फिर आप एग्जैक्ट लिखेंगे सिलिकॉन के लिए। इस तरह अगर वो आप लोगों से पूछ लेते हैं फॉर जर्मीनियम बताएं, तो जर्मीनियम के लिए ये जो गैप होगा, फॉरबिडन एनर्जी गैप जो होगा वो उससे भी कम होगा, वो 0.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, तो कुछ लोग समझते हैं शायद इसमें 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेस अगर होगा तो वो कंडक्टर बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। देखिए जर्मीनियम में, ये जर्मीनियम की सिंबल है जी, जर्मीनियम में 0.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर का भी होता है, तो उस 1 से कम है लेकिन फिर भी ये सेमी कंडक्टर की तरह बिहेव कर रहा है। ये तो फॉरबिडन एनर्जी गैप, जनरली ये वर्ड चूज़ करेंगे। अगर ग्रेटर देन लेस देन का सिंबल आ जाएगा तो ये चूज़ करेंगे। सिलिकॉन और जर्मीनियम के वर्ड यूज़ करेंगे, तो उनकी अपनी वैल्यूज आप लोगों ने याद रखनी है। अब सेमी कंडक्टर का बिहेवियर जो है ना, उसको 2 डिफरेंट टेम्परेचर पे स्टडी किया जाता है। एक स्टडी किया जाता है एट 0 केल्विन। एट 0 केल्विन का मतलब होता है एट वेरी लो टेम्परेचर, यानी इसका बिहेवियर एट वेरी लो टेम्परेचर पे स्टडी करते हैं। वैसे एमसीक्यू में 0 केल्विन ही आता है। देखें फॉरबिडन एनर्जी गैप है तो सही ना, इवन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ही है, तो इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए एनर्जी तो चाहिए। तो 0 केल्विन पे तो कोई एनर्जी नहीं होगी। जब 0 केल्विन पे कोई एनर्जी नहीं होगी तो इनका जो वैलेंस बैंड होगा वो फिर आप लोगों ने याद रखना क्या होगा, कम्प्लीटली फिल्ड होगा। तो जो आपके पास सेमी कंडक्टर्स होते हैं उनका 0 केल्विन पे भी हम बिहेवियर पढ़ रहे हैं, उनका वैलेंस बैंड कम्प्लीटली फिल्ड होगा। अगर ये कम्प्लीटली फिल्ड है तो कंडक्शन बैंड तो बेसिकली फिर क्या होना चाहिए, एम्प्टी होना चाहिए। और ये वाले जो सेमी कंडक्टर्स होते हैं 0 केल्विन पे, इसको 1 कह देते हैं, बिहेव लाइक इंसुलेटर्स, बिहेव लाइक इंसुलेटर्स। तो ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, मतलब इनमें से करंट फ्लो नहीं कर रहा होता। इस तरह अगर हम सेमी कंडक्टर का बिहेवियर डिस्कस करें एट रूम और हाई टेम्परेचर में, एट रूम पे ले लें या उससे हाई टेम्परेचर पे चले जाएं, तो कहते हैं रूम या हाई टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन को क्योंकि वैलेंस बैंड से कनेक्शन में जाने के लिए थोड़ी सी एनर्जी चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो एट रूम या हाई टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन ये अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन कर लेते हैं। बातें सारी किसकी हो रही है, सेमी कंडक्टर में। तो जिससे इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से जंप करके किस में चले जाते हैं, कंडक्शन बैंड में जाने लग जाते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने लग जाएंगे तो उस वक्त हम ये बोलेंगे
बोथ बैंड्स आर पार्शली फिल्ड, कि फिर जो दोनों बैंड्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, पार्शली फिल्ड हो जाएंगे, क्योंकि वैलेंस बैंड के कुछ इलेक्ट्रॉन किस में चले जाएंगे, कंडक्शन में चले जाएंगे। हमारे पास बुक में दो ही वर्ड है, या कंप्लीटली फिल्ड होगा या फिर क्या होगा, पार्शियल फिल्ड होगा, या फिर आप एम्प्टी कह देंगे। इसके दरमियान वाली स्टेज नहीं है हमारे पास, यानी क्वार्टरली फिल्ड इस तरह के वर्ड नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पर बोलेंगे बोथ बैंड। बोथ बैंड का मतलब समझ आ रहा है ना, वैलेंस बैंड एंड कौन सा, कंडक्शन बैंड, ये दोनों आपस में क्या होंगे, पार्शियल फिल्ड होंगे। जब पार्शियल फिल्ड होंगे तो फिर इनमें से करंट क्या करेगा, फ्लो कर रहा होगा, और अगर इनमें करंट फ्लो करेगा तो दीज मटेरियल्स बिहेव लाइक इंसुलेटर्स, सॉरी बिहेव लाइक कंडक्टर्स। इसका मतलब कि जो सेमी कंडक्टर्स का बिहेवियर डिफरेंट होता है। वेरी लो टेम्परेचर या 0 केल्विन पे ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। इंसुलेटर की तरह बिहेव करने का मतलब है करंट इनमें फ्लो नहीं करता, लेकिन एट हाई टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर पे ये कंडक्टर्स की तरह बिहेव करेंगे, क्योंकि इनके दोनों बैंड पार्शियल फिल्ड हो जाएंगे, जिसकी वजह से इन मटेरियल में जो आपका करंट होगा वो फ्लो कर रहा। अब बच्चों में यहाँ से ये लग रहा है कि शायद जो इंसुलेटर्स हैं और कंडक्टर्स हैं उनमें सेम करंट फ्लो करना चाहिए, क्योंकि इसके भी बोथ बैंड और पार्शियल फिल्ड होंगे एट रूम या हाई टेम्परेचर पे। कंडक्टर में भी ऐसे ही होगा कि दोनों के अंदर जो बोथ बैंड और पार्शियल फिल्ड होंगे। तो एक चीज़ अपने पास नोट कर लें कि जो कंसनट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर जो है ना, कंसनट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर तो पता है ना आपको ना, जिनकी वजह से करंट फ्लो करता है, कंसनट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर्स। तो वो आप लोगों ने याद रखनी, कंसनट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर जो होती है ना सेमी कंडक्टर्स के अंदर, यानी सेमी कंडक्टर्स के अंदर चार्ज कैरियर की जो कंसनट्रेशन होती है, ठीक है। ये जो लफ्ज़ लिखा है ना कि कंसनट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर, ये बेसिकली कंसनट्रेशन का मतलब यहाँ पर जो है ना वो चार्ज डेंसिटी के सेंस में ही है। यानी कंसनट्रेशन का जो वर्ड लिखा हुआ है वो कौन सा है, बल्कि यूँ लिखने ज़्यादा अच्छा होगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के सेंस में वर्ड यूज़ हो रहा है। जो बुक में लफ्ज़ लिखा हुआ है ना, केपी के में ये वर्ड है, पंजाब में तो नहीं है, कि कंसनट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर। तो कंसनट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर के यहाँ पर मतलब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर है। जो सेमी कंडक्टर्स होते हैं उनमें उसने लिखा हुआ है कि चार्ज कैरियर की कंसनट्रेशन 10⁻21 पर मीटर क्यूब होगी, यानी 10⁻21 पर मीटर क्यूब, यानी 1 मीटर क्यूब के अंदर 10⁻21 चार्ज कैरियर होंगे, किसमें, सेमी कंडक्टर्स के अंदर। अगर हम चार्ज कैरियर की कंसंट्रेशन की बात करते हैं कंडक्टर्स के अंदर, तो उसने बुक में लिखा हुआ है कि इनके अंदर जो चार्ज कैरियर्स होंगे वो 10 मिलियन टाइम ज़्यादा होंगे, 10 मिलियन टाइम ग्रेटर होंगे। किससे ग्रेटर होंगे, सेमी कंडक्टर से 10 मिलियन टाइम ज़्यादा होंगे। 10 मिलियन टाइम ज़्यादा होने का मतलब क्या है, देखिए 1 मिलियन में कितने होते हैं, 10⁻6 बनते हैं ना। तो ये कह रहे हैं कि जो आपके पास कंडक्टर्स हैं, कंडक्टर में चार्ज कैरियर सेमी कंडक्टर के चार्ज कैरियर से उनकी कंसंट्रेशन अगर एम आ जाए कितने टाइम ग्रेटर होगी, तो जो कंडक्टर्स होते हैं उनकी चार्ज डेंसिटी या उनमें चार्ज कैरियर की कंसंट्रेशन 10 मिलियन टाइम ग्रेटर होगी देन किससे, सेमी कंडक्टर से 10 मिलियन टाइम ग्रेटर होगी। तो 10 मिलियन बनता कितना, 10 मिलियन कितना होता है 10⁻6, तो कितना बनेगा 10⁻7 टाइम होगी। तो ये यूँ भी एम आ सकता है कि 10 मिलियन टाइम्स की बजाय ये लिखा हुआ आ सकता है कितने टाइम ग्रेटर होगी। तो हम कह सकते हैं कि जो कंडक्टर्स हैं उनके अंदर जो चार्ज कैरियर की कंसंट्रेशन है वो 10⁻7 टाइम ग्रेटर होगी एज़ कम्पेयर टू किससे, सेमी कंडक्टर से। या अगर कंडक्टर में उसकी एग्जैक्ट वैल्यू पूछ लेता है तो इसके अंदर 10⁻7 ऐड कर दो ना, 21 इसमें हो जाएगी, 7 वो पावर ऐड होगी, वैसे तो मल्टीप्लाई करेंगे इंटू पावर 7, ठीक है ना। तो 21 थी नहीं, तो ये बनेगी 10⁻28 पर मीटर क्यूब होगी। तो ये एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी ना उसकी। तो ये तीन तरह से एमसीक्यू आ सकता है कि जो कंडक्टर्स होते हैं उनमें चार्ज कैरियर कितने टाइम ग्रेटर होंगे, तो 10 मिलियन टाइम ग्रेटर होंगे देन सेमी कंडक्टर से, ठीक है। ये बातें वैसे रूम टेम्परेचर पर हो रही होती हैं, ये सारी बातें रूम टेम्परेचर के लिए, ये जो वैल्यूज लिखी हुई हैं ये रूम टेम्परेचर के लिए वैल्यूज़ है। नहीं भी सवाल में आएगा तो हमें तो वैल्यूज रूम टेम्परेचर की गिवन है। ये कितने टाइम ग्रेटर होंगे तो 10⁻7 भी आप ऑप्शन में चूज़ कर सकते हैं। अगर चार्ज कैरी की कंसंट्रेशन पूछ ले तो 10⁻⁻ आप क्या चूज़ करेंगे, 28 चूज़ करेंगे। एक और केपीके की बुक में इसने वर्ड लिखा हुआ है, लेकिन वो इंसुलेटर्स के लिए है, कि इंसुलेटर के अंदर उसने थर्मल एक्साइटेशन की एनर्जी भी लिखी हुई है ना, कि टिपिकल थर्मल एक्साइटेशन की एनर्जी, टिपिकल थर्मल एक्साइटेशन, ये वैल्यू भी याद रखेंगे।
एक्साइटेशन। ये इंसुलेटर में से लिखी हुई कि इंसुलेटर को जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो उस हीट के प्रोवाइड करने से उसके इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी गेन करते हैं वो एनर्जी किस ऑर्डर की होगी। वो एनर्जी कहता है यूजली जो है वो 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर की होती है। मतलब हम अगर किसी इंसुलेटर को हीट अप करते हैं तो उससे उसके इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करते हैं। उसके इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी गेन करते हैं जिससे उन्होंने एक्साइट होना है, तो उनकी टिपिकल थर्मल एक्साइटेशन कितनी बनती है या टिपिकल थर्मल एक्साइटेशन की एनर्जी कितनी बनेगी, 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। और हमने पढ़ा है उन इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में जाने के लिए एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा चाहिए। तो उनके पास है कितनी, 0.025 है, उनको चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज़्यादा। यही वजह है कि उनका जो कंडक्शन बैंड मैंने थोड़ी देर पहले आपको लिखवाया वो क्या रहेगा, एम्प्टी रहेगा और उनमें से करंट फ्लो नहीं करेगा। ये तो कुछ इन्फॉर्मेशन बेस्ड पोर्शन था। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, ये लास्ट पैराग्राफ पढ़ा रहा हूँ जो एनर्जी बैंड थ्योरी का है, जो पंजाब की बुक में लिखा हुआ है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर उस पैराग्राफ में उसने डिस्कस किया हुआ है, और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर उसने उस पैराग्राफ में सिर्फ सेमी कंडक्टर का डिस्कस किया हुआ है कि सेमी कंडक्टर्स के ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट कैसा होगा। इसको ज़रा देख लें। देखिए हम दो ही मेनली सेमी कंडक्टर्स पढ़ते हैं, एक हम सिलिकॉन होता है और एक जर्मीनियम है। ये तो प्योर सेमी कंडक्टर्स है ना, इनके कम्बिनेशन भी यूज़ होते हैं, हम कम्बिनेशन वैसे पढ़ते नहीं हैं। एक इनका कम्बिनेशन में गैलियम आर्सेनाइड होता है, एक और कम्बिनेशन होता है जिसमें हम कंबाइन करते हैं ना, गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड भी एक होता है। तो मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेमी कंडक्टर्स हैं, लेकिन हम मेनली जो डिस्कस करते हैं वो दो ही डिस्कस करते हैं। उनमें से एक सिलिकॉन की हम बात करते हैं और एक हम बात जर्मीनियम की करते हैं। कभी भी हम इन्हीं की ज़्यादा बात करेंगे, लेकिन ये इनके कम्बिनेशन से बनते हैं। तो हम कहते हैं सेमी कंडक्टर कोई भी हो, जब सेमी कंडक्टर में हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे, बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है। जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो हमें पता है सेमी कंडक्टर्स के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, तो उस टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से इनके जो कोवेलेंट बॉन्ड होंगे वो ब्रेक होने लग जाते हैं। यानी टेम्परेचर इंक्रीज़ अगर हम करेंगे तो टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने से इनके कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे। और आप लोगों ने याद रखना है कि अगर एक बॉन्ड ब्रेक हो जाए, टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से बॉन्ड ब्रेक होंगे। और मैं एक स्पेशल केस लाऊँ, अगर एक वन बॉन्ड ब्रेक हो जाए तो वन बॉन्ड ब्रेक होने से एक इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होगा और एक होल प्रोड्यूस होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि वन कोवेलेंट बॉन्ड जब सेमी कंडक्टर में ब्रेक होता है तो उससे क्या प्रोड्यूस होता है, तो इसमें हम कहते हैं वन इलेक्ट्रॉन और वन होल प्रोड्यूस होता है। या वर्डिंग में ये लिखा हुआ रहता है कि इलेक्ट्रॉन होल पेयर इज प्रोड्यूस, एक ही बात है। अब यूँ कह लें वन इलेक्ट्रॉन या वन होल प्रोड्यूस होगा, या वर्डिंग में यूँ भी लिखा हुआ जाता है कि इलेक्ट्रॉन होल पेयर इज प्रोड्यूस, इलेक्ट्रॉन और होल का एक पेयर प्रोड्यूस होगा। तो ये कब प्रोड्यूस होगा, जब बॉन्ड ब्रेक होगा। और हमें पता है कि सिलिकॉन और जर्मीनियम दोनों में जो बॉन्ड होता है वो कौन सा बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है। इसमें होल जो वर्ड है इसको ज़रा देख लें, होल क्या होता है। तो होल के बारे में आप लोगों ने बेसिक से ये चीज़ याद रखनी है। तो इसमें हम बात करते हैं कि होल किस चीज़ को कहते हैं ना। होल के बारे में पहले आप लोगों ने बात याद रखनी है कि होल एग्जिस्ट कहाँ पर करता है ना, होल एग्जिस्ट इन वैलेंस बैंड। इसके बारे में अपने पास लिख लें कि होल कैन नेवर एग्जिस्ट इन, बल्कि मैं लिख सकता हूँ होल एग्जिस्ट किस बैंड में करेगा, वी बी मीन वैलेंस बैंड। होल कैन नेवर एग्जिस्ट इन कंडक्शन बैंड। ये बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि होल कहाँ पर एग्जिस्ट करेगा। वैलेंस बैंड में होल एग्जिस्ट करता है, कंडक्शन बैंड में होल एग्जिस्ट नहीं करता। होल होता क्या है, होल बेसिकली वैकेंसी और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, वैकेंसी और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन का हम बोलते हैं। यानी होल की अगर हम बात करेंगे तो होल एक वैकेंसी या डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। और इसके बारे में याद रखना है कि इट बिहेव लाइक पॉजिटिव चार्ज, इट बिहेव लाइक पॉजिटिव चार्ज। ये 4 पॉइंट्स होल के बारे में आपके एमसीक्यू में आ सकते हैं। कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, वैलेंस बैंड में, कैन नेवर एग्जिस्ट इन कंडक्शन बैंड, और वैकेंसी या डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम होल बोलते हैं, और इट बिहेव लाइक ए पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यानी पॉजिटिव चार्ज की तरह ये बिहेव करता है। मैं थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन और आपको दे देता हूँ। इसके बारे में व्यू समझ लेना जो आपके पास वाली चीज़ है कि इसमें चक्कर ये होता है ना कि मैं डायग्राम बनाता हूँ इसको, ताकि आपको थोड़ा बेहतर आइडिया होगा। कि सपोज करें ये आपका वैलेंस बैंड है ना, ये कंडक्शन बैंड है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। अब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली
और इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर वैलेंस बैंड से किस में चला गया, कंडक्शन बैंड में चला गया। तो जब वो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में गया है तो यहाँ पर ये वाला इलेक्ट्रॉन कैसे बिहेव कर रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव कर रहा है, यानी कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव कर रहे हैं। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गए, कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया, वैलेंस बैंड में। तो वैलेंस बैंड में क्या होगी, है डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन या वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, है ना। तो देखिए जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाता है तो कंडक्शन बैंड में जाकर तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन या कंडक्शन इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करता है। तो वैलेंस बैंड में क्या छोड़ जाता है, डेफिशिएंसी और वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वो कह रहे हैं कि इसी डेफिशिएंसी या वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या ट्रीट करते हैं, होल ट्रीट करते हैं। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर ये वाला इलेक्ट्रॉन जब कंडक्शन से वापस वैलेंस में आएगा, जरूर आएगा, तो वहां पर भी वैकेंसी बनेगी। तो वहां वैकेंसी नहीं बनेगी क्योंकि वहां से तो वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गया हुआ है ना, इसका तो अपना इलेक्ट्रॉन गया था ना, वो इलेक्ट्रॉन उसका अपना नहीं तो नहीं है, वो तो वहां से फ्री इलेक्ट्रॉन आया, तो ये वापस भी आ जाए तो वहां पर कोई वैकेंसी क्रिएट नहीं करेगा। तो बेसिकली ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि इलेक्ट्रॉन किस बैंड में होगा ना। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें इलेक्ट्रॉन भी हैं और आपके पास होल भी आ जाएंगे। दो तरह के इसमें चार्ज कैरियर होते हैं। तो सेमीकंडक्टर के अंदर इन दोनों को चार्ज कैरियर कंसिडर करते हैं ना, यानी सेमीकंडक्टर जो होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स और होल्स ये बोथ आर चार्ज कैरियर्स होते हैं, बोथ आर चार्ज कैरियर्स। ये दोनों को हम सेमीकंडक्टर्स में चार्ज कैरियर कंसिडर कर रहे होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सेमीकंडक्टर्स में इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो करंट फ्लो करेगा ना, उस करंट को हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक करंट। यानी इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो करंट फ्लो करेगा उस करंट को हम इलेक्ट्रॉनिक करंट कहेंगे, और होल्स की वजह से जो करंट फ्लो करेगा उसका हम कन्वेंशनल करंट कहेंगे। इसका मतलब ये कि सेमीकंडक्टर में दोनों करंट होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक करंट भी होता है और कन्वेंशनल करंट भी होता है। मैं इसे सिंबॉलिकली आपको समझाने के लिए एक छोटी सी डायग्राम बनाता हूँ। यूँ समझे ये आपके पास कोई मटेरियल है, सेमीकंडक्टर है ना, इसके साथ मैंने बैटरी लगा दी और इसके अंदर पता है ना एक तरफ हाई पोटेंशियल बन जाएगा, एक तरफ लो बन जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा, जो हम बड़ी दफ़ा करते हैं। यूँ समझने कि इसके अंदर दोनों चार्ज कैरियर हैं, इलेक्ट्रॉन भी हैं और इसके अंदर क्या है, होल्स भी हैं। अब इलेक्ट्रॉन हमें पता है किधर मूव करेंगे, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेंगे। तो इन इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट होगा वो इलेक्ट्रॉनिक करंट है, और होल मूव करेंगे अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड मीन टुवर्ड्स नेगेटिव टर्मिनल। तो इनके अंदर इलेक्ट्रॉनिक करंट भी है और इनके अंदर कन्वेंशनल करंट भी है, एंड दीज बोथ करंट्स आर मूव अपोजिट टू ईच अदर। तो सेमीकंडक्टर में दोनों करंट्स होंगे, इलेक्ट्रॉनिक करंट भी होगा, कन्वेंशनल करंट भी होगा, और ये दोनों एक दूसरे के क्या मूव कर रहे होंगे, अपोजिट मूव कर रहे होंगे। बल्कि केपीके की बुक में तो इस करंट की इक्वेशन भी उसने लिखी हुई है ना, कि सेमीकंडक्टर का जो करंट होगा वो इक्वल होगा इलेक्ट्रॉन के करंट के, और प्लस किसका करंट हो जाएगा, होल का करंट। तो सेमीकंडक्टर में जो टोटल करंट फ्लो कर रहा होता है वो टोटल करंट उसने बताया भी हुआ है कि वो दोनों का सम होता है, यानी इसमें इलेक्ट्रॉनिक करंट भी आ रहा होता है और उसके अंदर कन्वेंशनल करंट भी आ रहा होगा। तो अगर हम इन दोनों करंट का सम कर लें तो हमारे पास जो सेमीकंडक्टर्स की अगर हम बात करेंगे तो उनका नेट करंट कैलकुलेट हो जाएगा। हमारे कोर्स में ये करंट वगैरह तो नहीं है, एमडी कैट में, केपीके में तो हम इसको पढ़ेंगे डिटेल से, लेकिन ये वैसे थोड़ा सा आप लोगों ने याद रखना है कि सेमीकंडक्टर में दोनों करंट्स होंगे, इलेक्ट्रॉनिक करंट भी होगा और साथ साथ कन्वेंशनल करंट भी होगा। तो हम बच्चों बात कर रहे थे कि इनमें करंट दोनों तरह के होते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक भी होगा और कन्वेंशनल करंट भी होगा। अब अगर हम करंट की वैसे जनरल बात करें ना, तो करंट का फॉर्मूला आई इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। तो क्यू किसके इक्वल होता है, एन ई बाई टी होता है। तो आप लोगों ने याद की बात रखनी है कि सेमीकंडक्टर्स में ऐसे लिख सुन, सेमीकंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर में जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं ना, तो टेम्परेचर के इंक्रीज होने से आप लोगों ने याद रखना है इनके बॉन्ड ब्रेक होते हैं। यानी सेमीकंडक्टर में जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो बॉन्ड ब्रेक होते हैं। उस बॉन्ड ब्रेक होने से जो चार्ज कैरियर्स होते हैं, चार्ज कैरियर्स एन, उनकी वैल्यू इंक्रीज करती है, क्योंकि एक बॉन्ड ब्रेक होने से दो चार्ज कैरियर बने ना, एक इलेक्ट्रॉन एक होल। तो जैसे जैसे सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे बॉन्ड ब्रेक होंगे, चार्ज कैरियर इंक्रीज करेंगे, और अगर चार्ज कैरियर इंक्रीज कर रहे हैं तो फिर करंट भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि करंट का और रेजिस्टेंस का आपस में कौन सा इन्वर्स रिलेशन है। अगर करंट इंक्रीज कर रहा है तो रेजिस्टेंस क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ से हमें नज़र आ रहा है कि टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज कर रहे हो तो बाउंड ब्रेक हुए, चार्ज कैरियर बढ़े, चार्ज कैरियर के बढ़ने से करंट बढ़ा, और करंट का रेजिस्टेंस साथ इन्वर्स रिलेशन, करंट के बढ़ने से रेजिस्टेंस कम हो रही है। तो टेम्परेचर बढ़ रहा है और रेजिस्टेंस कम हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि सेमीकंडक्टर में, ये बातें पहले भी आपको वैसे मैंने समझाई थी, कि सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर का और रेजिस्टेंस का आपस में कौन सा है, इन्वर्स रिलेशन होता है। तो वो क्यों इन्वर्स रिलेशन होता है वो भी आप यहाँ से देख चुके हैं।
एक और लाइन इससे नेक्स्ट चैप्टर की है, वो भी अपने पास लिख लीजिएगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स आर 2 to 3 टाइम्स मोर मोबाइल होते हैं देन होल से, मोर मोबाइल होंगे देन होल से। यानी इलेक्ट्रॉन भी चार्ज कैरियर है, होल भी चार्ज कैरियर है, लेकिन दोनों में ज़्यादा मोबाइल कौन है? इलेक्ट्रॉन मोर मोबाइल है एज़ कम्पेयर टू होल्स। एक तो ये एमसीक्यू आता है ना, कौन ज़्यादा मोबाइल है, तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मोबाइल है होल से। और कितने टाइम ज़्यादा मोबाइल अगर पूछता है तो हम कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होल से 2 to 3 टाइम्स मोर मोबाइल होंगे। ठीक है, ये हमारा चैप्टर नंबर 16 का पोर्शन था और पंजाब में चैप्टर नंबर 17 का पोर्शन था। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि आपके पास जो चैप्टर नंबर 18 है ना एमडी कैट के कोर्स में, एमडी कैट का चैप्टर नंबर 18 बनेगा। ठीक है, और ईटा के जो स्टूडेंट्स हैं उनका चैप्टर नंबर 17 है। ये बेसिकली है इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड चैप्टर ना, इलेक्ट्रॉनिक्स का चैप्टर है, ये उसी यूनिट का पार्ट है। इसको मैं अलहदा से यूनिट वैसे कम ही कंसिडर करता हूँ, 2 ही तो इसमें टॉपिक है। ठीक है, ये पूरा टॉपिक एमडी कैट में पूरा सॉरी चैप्टर तो नहीं है, एमडी कैट में तो थोड़ा सा इसका पोर्शन है। एमडी कैट में आप लोगों ने इसमें 2 टॉपिक पढ़ने हैं। एक तो आप लोगों ने रेक्टिफिकेशन पढ़नी है, रेक्टिफिकेशन की टाइप्स पढ़नी है, टाइप्स ऑफ रेक्टिफिकेशन। और एक टॉपिक है जो आप लोगों ने नहीं एफएससी में पढ़ा हुआ, ओप एम्प उसे कहते हैं। ओप एम्प मीन ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ये एफएससी में नहीं है, केपीके की बुक में टॉपिक नहीं था ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ये ऑपरेशन एम्पलीफायर के टॉपिक केपीके की बुक में नहीं है, लेकिन पास पेपर में भी इसके एमसीक्यू आए हैं, मतलब केपीके की ईटा के पास पेपर में ना। तो आप लोग इस टॉपिक को थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा, मतलब इसकी डिटेल में जाने की केपीके वाले बच्चों को ज़रूरत नहीं है, वो इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, मतलब स्लाइड सा जो है वो इसका फार्मूला सा देख लें, इसको स्लाइड से वो डिस्कस कर लें, डिटेल की उनको ज़रूरत नहीं है। स्लाइड से डिस्कस कितना करना है, बस उनके मैं एंड पे फार्मूलाज बताऊंगा, वो फार्मूलाज अपने माइंड में रख लें तो उनका काम इस चैप्टर में चल जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के चैप्टर में जो एमडी कैट वाले हैं उन्होंने सिर्फ रेक्टिफिकेशन, टाइप्स ऑफ रेक्टिफिकेशन और ओप एम्प का टॉपिक पढ़ना है। ओप एम्प का टॉपिक ईटा की बुक में आप लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन ये पंजाब की बुक में है। केपी वाले स्टूडेंट्स भी इस टॉपिक के फार्मूलाज को लाजमी याद रखेंगे, क्योंकि उनके पास पेपर में ओप एम्प के कुछ दफ़ा क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है ना, अगर एमडी कैट के स्टूडेंट्स अपने पास पेपर देखेंगे तो उसमें उनको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं वो लॉजिक गेट्स के नज़र आएंगे, मतलब लॉजिक गेट्स के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आपको एमडी कैट के पास पेपर में हैं। लेकिन हमारा जो न्यू कोर्स है उसमें उन्होंने ये जो पास पेपर्स के क्वेश्चन है ये जो लॉजिक गेट्स के क्वेश्चन है वो निकाल दिए मैं, तो इसलिए अब न्यू कोर्स में लॉजिक गेट्स का टॉपिक इंक्लूड नहीं है। तो ये नहीं सोचना कि कहीं स्किप हो चुका है, वो टॉपिक ही अब न्यू कोर्स में इंक्लूड नहीं है। तो हम इसी के अकॉर्डिंग शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं रेक्टिफिकेशन की। ठीक, रेक्टिफिकेशन की अगर हम बात करें तो रेक्टिफिकेशन बच्चे आप लोगों ने बात याद रखनी कि रेक्टिफिकेशन बेसिकली एक ऐसे प्रोसेस का नाम है इन विच वी कन्वर्ट एसी इनटू डीसी, कि वो प्रोसेस जिसमें आप एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं ना, उस प्रोसेस को हम रेक्टिफिकेशन कहते हैं। तो रेक्टिफिकेशन के बारे में लफ्ज़ की वर्ड क्या है? प्रोसेस है। फिर अगर आप एमसीक्यू आ जाए ना कि वो डिवाइस कौन सा है विच इज यूज टू कन्वर्ट एसी इनटू डीसी, यानी वो डिवाइस कौन सा है जो कन्वर्ट करता है एसी को डीसी में, तो उस डिवाइस को हम रेक्टिफायर बोलते हैं। ये पेपर में ध्यान से एमसीक्यू पढ़ना है कि उसने प्रोसेस लिखा हुआ है या डिवाइस लिखा हुआ है। तो अगर प्रोसेस कौन सा है तो वो रेक्टिफिकेशन ऑप्शन आप चूज़ करेंगे। अगर पूछता है वो कौन सा डिवाइस जो काम करता है तो उस डिवाइस को हम रेक्टिफायर का नाम देते हैं। रेक्टिफायर क्या चीज़ है? हम कहते हैं जो सेमी कंडक्टर डायोड होती है, सेमी कंडक्टर डायोड इज़ यूज्ड एज ए रेक्टिफायर, डायोड इज़ यूज्ड एज ए रेक्टिफायर, कि जो सेमी कंडक्टर डायोड होती है उसको ही हम एज ए रेक्टिफायर यूज़ करते हैं। ठीक है ना, अब सेमी कंडक्टर डायोड को एज ए रेक्टिफायर क्यों यूज़ करते हैं? उसकी वजह ये होती है, ये डायोड जो होगी ये कंडक्ट करेगी, कंडक्ट ड्यूरिंग 1/2 ऑफ एसी साइकिल। ये भी लोग लफ्ज़ लिख से होते हैं, ये कंडक्ट करती है ड्यूरिंग 1/2 ऑफ एसी साइकिल, या यूँ कह लें ये कंडक्ट करती है इन वन डायरेक्शन। ये एक ही बात है, मैं समझाता हूँ इन दोनों बातों को। कंडक्ट इन वन डायरेक्शन, ये एक डायरेक्शन में कंडक्ट करती है, ये वर्ड भी ठीक है। अगर आपका एमसीक्यू आता है ना कि सेमी कंडक्टर डायोड इज यूज्ड एज ए रेक्टिफायर, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, क्यों यूज़ करते हैं?
तो एक तब ये याद रख सकते हैं कंडक्ट ड्यूरिंग वन हाफ ऑफ एसी साइकिल, ये बात भी ठीक है। इसी बात की रिप्लेसमेंट में ये वर्ड भी यूज होते हैं कंडक्ट इन वन डायरेक्शन, ये सिर्फ एक डायरेक्शन में कंडक्ट करती है। देखिए ना, मैं सिंपल सी बात समझाता हूँ। ये आपके पास है ना कॉपर की वायर है, आप इसके साथ बैटरी लगाते हैं, तो इधर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, इधर नेगेटिव है, तो इसमें करंट यूं कॉपर वायर में फ्लो करेगा, करंट की ये डायरेक्शन होगी, ज़रूर करंट फ्लो करेगा। अब अगर इसी कॉपर की वायर में आप बैटरी के टर्मिनल बदल दें, इधर पॉजिटिव लगा दें, इधर नेगेटिव लगा दें, अब भी इसमें करंट फ्लो करेगा, बस करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो जो कंडक्टर्स होते हैं उनमें करंट, बैटरी की पोलैरिटी आप चेंज करते हैं तब भी करंट फ्लो करता है, बस सिर्फ करंट की डायरेक्शन बदल जाती है। लेकिन सेमीकंडक्टर डायोड के अंदर ये वाला फीचर नहीं होता, वो कंडक्ट करती है इन वन डायरेक्शन, यानी अगर इस डायरेक्शन में कंडक्ट कर रही है तो अगर आप बैटरी का पॉजिटिव आप इधर की बजाय पॉजिटिव इधर ले आएंगे तो ये फिर कंडक्शन शो नहीं करेगी। ये मैं बात कर रहा हूँ कि जो कंडक्टर्स होते हैं वो दोनों एंड से कंडक्शन देते हैं, लेकिन ये भी हम देखते हैं ये कंडक्शन देगी सिर्फ किस डायरेक्शन में, वन डायरेक्शन में कंडक्शन देती है। इसकी जो अदर डायरेक्शन बनती है उसमें ये वाला जो मटेरियल है वो कंडक्शन शो नहीं करेंगे। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि एक साइड पे तो ये कंडक्शन शो करते हैं लेकिन अदर साइड पे ये कंडक्शन शो नहीं करते। इस पर भी हम बहुत डिटेल से बात करने वाले हैं, आपको ये बात समझ आ जाएगी, लेकिन की वर्ड बस याद रखें। अगर हम सेमीकंडक्टर डायोड की सिंबल बनाए ना, एक और लफ्ज़ भी अपने पास लिख लें, ये जो मैं बार बार लफ्ज़ बोल रहा हूँ ना कि सेमी कंडक्टर डायोड जो लफ्ज़ है ना, तो सेमी कंडक्टर डायोड का मतलब बेसिकली जो है वो पी एन जंक्शन ही है ना। तो अब ये लाइन भी लिख लीजिएगा कि जो सेमी कंडक्टर डायोड होती है ना इज़ आल्सो कॉल्ड पी एन जंक्शन। सेमी कंडक्टर डायोड जो होती है ना वो बेसिकली क्या होती है, पी एन जंक्शन ही होता है। यानी सेमी कंडक्टर डायोड जो होगी वो बेसिकली क्या होगा, पी एन जंक्शन को सेमी कंडक्टर डायोड बोलते हैं ना। अगर हम इसकी सिंबल की बात करें तो इसकी सिंबल हम कुछ यूँ बना रहे होते हैं, ये इसकी सिंबल होगी, ठीक है। इसमें ये वाली साइड इसकी पी बनती है और ये वाली साइड एन होती है। इसको एमसीक्यू में आता है एरो हेड इज कॉल्ड, एरो हेड अक्सर बच्चे इसको बोल देते हैं, एरो हेड, ये पूरा एरो हेड है, एरो हेड इज कॉल्ड, एरो हेड जो है वो पी साइड है और एरो हेड को हम बोलते हैं एनोड। एरो हेड ये पूरा एरो हेड इज कॉल्ड पी साइड, इसको बोलते हैं वर्टिकल बार। इसके लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं, वर्टिकल बार इज कॉल्ड, यानी सेमीकंडक्टर डायोड की सिंबल में वर्टिकल बार शोज। तो वर्टिकल बार जो है वो बेसिकली किसको शो करेगी, कैथोड को शो करती है। ये दो बातें याद रखनी, इसमें जो एरो हेड एक वर्ड याद रखें वो एनोड को शो करेगा, या यू एम्स को आ सकता है कि पी साइड इज आल्सो कॉल्ड, तो पी साइड को एनोड बोलते हैं, और एन साइड इज आल्सो कॉल्ड, तो एन साइड इज आल्सो कॉल्ड कैथोड, तो एन साइड को हम कैथोड का नाम देते हैं। ये दो छोटी छोटी बातें होगी। अब इसकी जो पी साइड होती है ना, यानी अगर हम इसकी पी साइड की बात करते हैं तो पी साइड बनती कैसे है, मैं थोड़ी सी बेसिक चीज़ें आपको पढ़ा देता हूँ। हालांकि इतनी डिटेल की ज़रूरत तो कोई नहीं, लेकिन ये हो सकता है अब हम रेक्टिफिकेशन का हम इसकी टाइप्स की तरफ तो नहीं चले जाएंगे। अब रेक्टिफिकेशन में डायोड यूज़ होती है तो उसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह साथ में हम पढ़ लेते हैं कि कहीं ऐसा ना हो प्रॉपर्टीज़ कहीं एमसीक्यू आना शुरू हो जाए। तो पी साइड में बात कर रहे होते हैं, पी साइड की जो डोपिंग होती है, पी साइड बनती कैसे है इसकी डायोड की, तो पी साइड बनती है डोपिंग विद ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटीज से। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊँगा लेकिन आपकी जल्दी से रिवीजन करवाऊँगा। डोपिंग विद ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटीज मतलब अगर हम प्योर सेमीकंडक्टर लें और इस प्योर सेमीकंडक्टर की डोपिंग कर दें किन इम्प्योरिटी से, ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी से, तो वो सेमीकंडक्टर जो होगा वो कौन सी साइड बन जाएगी, पी टाइप मटेरियल बन जाएगा। यानी पी टाइप मटेरियल या उसकी साइड को पी साइड बोलेंगे। ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटीज का मतलब क्या होता है, आप एल्यूमिनियम से, पता है डोपिंग किसकी करते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर में आप एल्यूमिनियम की डोपिंग करें, यानी एल्यूमिनियम उसके अंदर ऐड करें, बोरॉन ऐड करें, गैलियम ऐड करें या इंडियम ऐड करें। अगर हम प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर इन मटेरियल को ऐड करते हैं तो ये ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटीज़ होती हैं। तो ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी से कौन सा मटेरियल बनेगा, पी साइड या पी टाइप बन जाएगी। पी साइड के बारे में याद ही रखना है कि पी साइड जो होगी या पी टाइप मटेरियल जो होते हैं, पी साइड और पी टाइप मटेरियल की बात हो रही है। तो अगर हम पी साइड की बात करें या पी टाइप मटेरियल की बात करें तो दीज मटेरियल आर ओवरऑल न्यूट्रल होते हैं। ओवरऑल अगर आपसे पूछे ना कि पी टाइप मटेरियल क्या होंगे, इन पर चार्ज क्या होगा, तो पी टाइप मटेरियल जो होते हैं वो ओवरऑल न्यूट्रल होते हैं। लेकिन एक और एमसीक्यू होता है कि पी टाइप जो मटेरियल होंगे इनमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन से होते हैं,
चार्ज कैरियर, ऑनवर्ड में चार्ज कैरियर को ना सी लिखा करूँगा, ठीक है, C.C। तो इनके अंदर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे वो पी टाइप के अंदर होल्ड होते हैं, और अगर आपसे पूछता है माइनॉरिटीज़ कौन से होंगे, तो इनके अंदर जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। यही वजह है ना कि कुछ लोग ये समझते हैं कि आपके पास इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, यानी पी साइड को कुछ लोग समझते हैं पॉजिटिव की वजह से पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो इन पर पॉजिटिव चार्ज नहीं होता, ये ओवरऑल मटेरियल जो है वो न्यूट्रल है। हाँ, इनमें होल ज़्यादा होते हैं देन किस से, इलेक्ट्रॉन से। और पी जो टाइप मटेरियल होते हैं इनको पी इज आल्सो टाइप इज कॉल्ड पॉजिटिव टाइप। तो जो पी वर्ड है इनको पॉजिटिव टाइप भी कहते हैं। तो पॉजिटिव टाइप इनको क्यों कहते हैं, इसलिए नहीं कहते हैं कि इन पर चार्ज पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव टाइप इसको इसलिए कहते हैं कि इनके अंदर होल मेजॉरिटीज में होते हैं, ज़्यादा होल होते हैं। और होल पर हम लोगों ने अभी ज्यूम किया था कि होल पर कौन सा चार्ज हम कंसिडर करते हैं, पॉजिटिव चार्ज ही कंसिडर करते हैं। जो बच्चे कन्फ्यूज़ हो रहे हैं ना वो ये बात समझें, जो किसी भी पार्टिकल का न्यूट्रल होना है ना वो इस चीज़ पे बेस करता है कि इन मटेरियल में आप लोग ये देख लें कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल अनबैलेंस है, यानी इसमें क्या ज़्यादा है, होल्स की तादाद ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन से। तो फिर ये न्यूट्रल कैसे है, ये बात कर रहा हूँ। तो अगर होल ज़्यादा इलेक्ट्रॉन से तो न्यूट्रल कैसे है। लेकिन इन मटेरियल में आप लोगों ने याद रखना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो बराबर हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। तो बेसिकली किसी मटेरियल पर जो नेट चार्ज आता है ना वो इलेक्ट्रॉन और होल के अनबैलेंस होने से नहीं आता। किसी भी मटेरियल पर नेट चार्ज जो आता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन के अनबैलेंस होने से आता है। जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन तो बैलेंस है, अगर वो बराबर है तो ये मटेरियल न्यूट्रल रहेगा। तो पी टाइप मटेरियल में होल ज़्यादा हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन से, लेकिन अगर होल और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का सवाल आ जाए तो इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो बराबर ही होंगे नंबर ऑफ किसके, प्रोटॉन के। ये पी साइड मैंने आपको अपनी तरफ से डिस्कस कर दी है। अब बच्चों बात कर लेते हैं इसकी एन साइड की ना, एन साइड की क्या स्टोरी। एन कैपिटल भी लिखते हैं, स्मॉल भी लिखे होते हैं। एन साइड मीन एन टाइप मटेरियल, या इसको नेगेटिव साइड भी क्या बोलते हैं ना, इसको हम नेगेटिव साइड का नाम भी दे रहे होते हैं। तो इसको हम एन टाइप को हम क्या कहते हैं, नेगेटिव साइड भी कहते हैं। इसके एमसीक्यू लिखते हैं। ये कैसे बनेंगे, ये बनेंगे अगर हम डोपिंग करेंगे। किसकी डोपिंग करेंगे, प्योर सेमीकंडक्टर की, उसकी डोपिंग करेंगे विद पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज। तो अगर हम प्योर सेमीकंडक्टर्स की डोपिंग कर दें, अगर हम प्योर सेमीकंडक्टर की डोपिंग कर देते हैं विद पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज, तो अगर पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज से प्योर सेमीकंडक्टर की डोपिंग हो रही है तो उसको हम बोल रहे होते हैं कि ये वाले जो मटेरियल होंगे वो कौन से होंगे, एन टाइप मटेरियल बनेंगे, ठीक है। एन टाइप मटेरियल, एन साइड, या इसको हम बोलते हैं एन टाइप मटेरियल्स, ठीक हो गया। तो ये आपको याद आ चुके होंगे सारे कंसेप्ट। अच्छा, नेक्स्ट बात हम करते हैं एन टाइप सॉरी पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज होती कौन सी, अगर एमसीक्यू आ जाए तो इसमें आपके पास फास्फोरस आ जाती है, इसमें आपके पास आर्सेनिक आ जाती है। पी मीन फास्फोरस, एस मीन आर्सेनिक, एस बी मीन आर्सेन, एस बी आपका एंटीमनी ना, बी आई मीन बिस्मिथ। फास्फोरस और सैनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ, ठीक है। ये सारी इम्प्योरिटीज़ हैं वो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज़ हैं। अगर हम इनको ऐड कर दें प्योर सेमीकंडक्टर सिलिकॉन या जर्मीनियम में, तो जो न्यू सेमीकंडक्टर बनेंगे उनको एन टाइप मटेरियल कहेंगे, और वो पी एन जंक्शन की जो साइड बनाएंगे वो उनकी एन साइड होगी। ये जो मटेरियल होते हैं इनके नाम में भी नेगेटिव टाइप आता है, लेकिन ये भी मटेरियल ओवरऑल न्यूट्रल होते हैं। और इनके अंदर आप लोगों ने याद रखना है, जो इसके अंदर एम जे लिख दो ना, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि इनको नेगेटिव टाइप कहते हैं इसलिए मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और अगर इसमें हम माइनॉरिटीज चार्ज कैरियर की बात करते हैं, हम आपको एब्रीविएशन समझ आ जाएंगे। माइनॉरिटीज चार्ज कैरियर इसमें होल होते हैं, तो हम कह सकते हैं इनमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे किससे, होल से, यानी इलेक्ट्रॉन इसमें ज़्यादा होते हैं होल से। यही वजह है कि हम बोलते हैं कि ये नेगेटिव टाइप होते हैं। और आखिरी बात वही, इस मटेरियल को न्यूट्रल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें भी नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो बराबर ही होंगे नंबर ऑफ़ प्रोटॉन के, यानी इन मटेरियल में भी जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, उनकी तादाद बराबर रहती है। इसलिए आपके पास ओवरऑल इस मटेरियल पर कोई चार्ज नहीं होगा। इसका मतलब कि पी एन जंक्शन ओवरऑल आपका अभी क्या है, न्यूट्रल है। इसकी पी साइड भी न्यूट्रल है, और इसकी अगर हम एन साइड को डिस्कस करें तो जैसे पी साइड न्यूट्रल है वैसे आप कह सकते हैं कि इसकी जो एन साइड होगी वो भी आपकी न्यूट्रल ही होगी। तो अभी हम बात कर रहे थे चार्ज कैरियर की, और वहाँ पर हम लोगों ने दो डिफरेंट तरह के वर्ड बोले,
चार्ज कैरियर में एक हम लोगों ने वर्ड यूज़ करते रहे, आपने नोट किया होगा, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। वो हमने पढ़ तो लिए कौन कौन से होते हैं, वैसे इसका एक और एंगल समझाना आपको मैंने, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। और एक हम लोगों ने बात की है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, सी लिख देता हूँ। आपसे एमसीक्यू में आ रहा था कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कहाँ से आते हैं ना, यानी इनका सोर्स क्या है ना, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का सोर्स कौन सा। तो सोर्स में आप लोगों ने चूज़ करना है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो है, ये इनका जो सोर्स है वो बाउंड ब्रेकेज भी है, ये बाउंड ब्रेकेज से भी आ जाते हैं और ये डोपिंग से भी आ जाते हैं। डोपिंग मतलब इम्प्योरिटी ऐड करने से। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर दोनों तरह से प्रोड्यूस होते हैं, बाउंड ब्रेकेज से भी आते हैं और डोपिंग से भी आते हैं। लेकिन जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं ये रिजल्ट होते हैं, रिजल्ट ऑफ, या इनका जो सोर्स होगा रिजल्ट ऑफ बाउंड ब्रेकेज ओनली। ये सिर्फ बाउंड ब्रेकेज से आते हैं, बाउंड ब्रेक होने से आते हैं, ठीक है ना। और बाउंड ब्रेक होने का हम एक और लफ्ज़ यूज़ करते हैं, ये थर्मल एजिटेशन से प्रोड्यूस होते हैं, थर्मल एजिटेशन। तो ये बात याद रखनी है कि जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हैं उनका सोर्स सिर्फ बाउंड ब्रेक होना है, लेकिन जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हैं वो दोनों तरह से आते हैं, वो बाउंड ब्रेक होने से भी आ जाते हैं और वो किससे आते हैं, डोपिंग से भी आ रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और जो छोटी सी चीज़ आगे याद रखनी है वो ये है कि जो सिलिकॉन के आप डायोड बना लें या आप जर्मीनियम की डायोड बना लें, उनमें पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हो रहा होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो आएगा ना, पोटेंशियल डिफरेंस इन डायोड में या सेमी कंडक्टर डायोड में, अगर आप वो डायोड सिलिकॉन की बनाते हैं या जर्मीनियम की बनाते हैं ना, तो सिलिकॉन की अगर आप डायोड बनाएंगे तो उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होगा वो 0.7 वोल्ट का प्रोड्यूस होता है, और जर्मीनियम में जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होता है वो 0.3 वोल्ट का प्रोड्यूस होगा। अब जर्मीनियम का पोटेंशियल डिफरेंस कम है, सिलिकॉन का पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा है। ये पोटेंशियल डिफरेंस क्यों प्रोड्यूस हो रहे होते हैं ये हमारे कोर्स का ऐसे पार्ट वैसे नहीं है, इस पर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन हमें याद होना चाहिए कि सिलिकॉन और जर्मीनियम में ये प्रोड्यूस होते हैं। ये एक्स्ट्रा में हम बातें पढ़ रहे हैं ना, इसीलिए मैंने ज़्यादा इनको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, बस आपको रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है। सिलिकॉन में कम है, जर्मीनियम में ज़्यादा है। उसकी वजह है कि जर्मीनियम जो है इसका हाई मेटेलिक करेक्टर है, हाई मेटेलिक करेक्टर है। किससे हाई है, सिलिकॉन से ना, हाई मेटेलिक करेक्टर। मेटेलिक करेक्टर क्या होता है कि इसमें इजीली करंट फ्लो कर सकता है ना। तो असल में होता ही है ना कि ये फोर्स ग्रुप के मेंबर है ना, कार्बन है, सिलिकॉन और जर्मीनियम है। डाउन द ग्रुप आते हुए जो मेटेलिक करेक्टर है, इसको मैं MC लिख सकता हूँ, मेटेलिक करेक्टर की वैल्यू इंक्रीज करती है। जो जो अब नीचे आ रहे हैं मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है, तो जर्मीनियम में मेटेलिक करेक्टर ज़्यादा है सिलिकॉन से, इसलिए जर्मीनियम का पोटेंशियल डिफरेंस इन डायोड कम आ रहा है। इसको पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं इन डायोड, या इसके लिए दूसरा लफ्ज़ यूज़ होता है पोटेंशियल बैरियर, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस भी इसमें हम वर्ड यूज़ करते हैं, और पोटेंशियल बैरियर का वर्ड भी हम यूज़ कर रहे होते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल बैरियर इसमें इस तरह का होगा ना। अभी हम बाइसिंग की सॉरी रेक्टिफिकेशन की टाइप्स में जाने से पहले एक दो छोटी सी चीज़ मैं आपको और पढ़ा देता हूँ, वो है बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन, क्योंकि हम बाइसिंग की बेस पे रेक्टिफिकेशन पढ़ते हैं। तो अगर हम बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन की बात करें तो बाइसिंग का मतलब होता है बैटरी कनेक्ट करना। यानी बाइसिंग का मतलब सिंपली क्या होता है कि अगर हम पीएन जंक्शन के साथ बैटरी या सेल कनेक्ट कर देते हैं ना, अगर हम इसके साथ बैटरी या सेल कनेक्ट कर देते हैं तो इस चीज़ को हम किसका नाम देते हैं, बाइसिंग का नाम देते हैं। अब वो आपको पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि ये वन डायरेक्शन में कंडक्ट करता है ना। तो पीएन जंक्शन के साथ बैटरी लगाने को हम इसकी बाइसिंग का नाम दे रहे होते हैं। तो देखिए ना, ये अगर आपके पास डायोड है ना, इसका दो तरह से बैटरी लगाई जा सकती है। पहला मेथड क्या होगा बैटरी लगाने का, ये पी साइड है या एन साइड है, इस तरफ पॉजिटिव टर्मिनल लगा दे, इधर नेगेटिव लगा दे, यानी पी के साथ पॉजिटिव, एन के साथ नेगेटिव। और दूसरा मेथड क्या होगा, पी के साथ नेगेटिव टर्मिनल लगा दे बैटरी का, और एन के साथ कौन सा लगा दे, पॉजिटिव। तो इस बेस पे बाइसिंग की दो टाइप्स बनेंगी, कि आप बैटरी का किस साइड पे पॉजिटिव टर्मिनल लगाते हैं और बैटरी का किस साइड पे नेगेटिव टर्मिनल लगाते हैं। इस साइड पे, इस बेस पे सॉरी, बाइसिंग की टू टाइप्स होती हैं। बाइसिंग ऑफ पी इंजेक्शन या बाइसिंग ऑफ डायोड का मतलब क्या होगा कि डायोड के साथ अगर आप बैटरी कनेक्ट कर रहे हैं तो डायोड के साथ बैटरी कनेक्ट करने को हम बच्चों उसकी क्या बोलते हैं, बाइसिंग का नाम देते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ बाइसिंग की, वो आपको समझ आ गया बैटरी लगाने की बेस पे होंगी।
उनमें से जो पहली टाइप बनती है ना, उसका हम नाम दे रहे होते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग। पहले उसी को पढ़ लेते हैं और फिर दूसरी टाइप को बाद में देख लेंगे। जो पहली टाइप होती है उसको हम फॉरवर्ड बाइसिंग बोलते हैं। फॉरवर्ड बाइसिंग में आप लोगों ने याद रखना है, जो इस डायोड में दोबारा बना देता हूँ, ये डायोड है, ये मैं पता है उसकी पी साइड है, ये इसकी एन साइड है। तो आप लोगों ने फॉरवर्ड बाइसिंग में ये करना होता है, मैं सर्किट नहीं बना रहा, मैं वैसे लिख देता हूँ कि इसकी जो पी साइड होगी ना डायोड की, उस पी साइड के साथ आप लोगों ने पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी लगाना है, यानी पी पॉजिटिव आप याद भी रख सकते हैं। और जो इसकी एन साइड होगी उसके साथ आप लोगों ने नेगेटिव टर्मिनल लगाना है। तो अगर हम पी साइड के साथ बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल लगा दें और एन साइड के साथ नेगेटिव टर्मिनल लगा दें, तो जो आपके पास बाइसिंग हो जाएगी उसे हम क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड बाइसिंग कहेंगे। फॉरवर्ड बाइसिंग में इसके दरम्यान में जो डिप्लीशन रीजन होता है ना, डिप्लीशन रीजन पता है ना, वो रीजन जिसके अंदर पोटेंशियल बैरियर बनता है ना, डिप्लीशन रीजन कह लें या उसके लिए वर्ड यूज़ होता है वो पोटेंशियल बैरियर, जिसके भी हम बात कर रहे थे। डिप्लीशन रीजन तो पता है ना, वो रीजन जहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होता है ना। तो आपका अगर एमसीक्यू आ जाता है ना फॉरवर्ड बाइसिंग में डिप्लीशन रीजन या पोटेंशियल बैरियर पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो आप लोगों ने याद रखना है कि इसमें डिप्लीशन रीजन या पोटेंशियल बैरियर दोनों में से किसी का भी एमसीक्यू आ जाए तो आप बोलेंगे डिप्लीशन रीजन भी डिक्रीज़ करेगा और इसमें पोटेंशियल बैरियर भी डिक्रीज़ करता है। फॉरवर्ड बाइसिंग के दौरान जो डायोड होती है उसका डिप्लीशन रीजन भी डिक्रीज़ करेगा या पोटेंशियल बैरियर भी डिक्रीज़ करेगा। अब इसमें जो करंट फ्लो करता है ना, फॉरवर्ड बाइसिंग में जो करंट फ्लो करता है उस करंट को हम बोलते हैं फॉरवर्ड करंट। फॉरवर्ड बाइसिंग में जो करंट फ्लो करता है उस करंट को हम फॉरवर्ड करंट कहते हैं और उसको वैसे डिनोट आई एफ से करते हैं। आई एफ मीन कौन सा करंट, फॉरवर्ड करंट। और ये जो फॉरवर्ड करंट होता है ये पूछता है ना अगर किसकी वजह से होगा, तो दिस करंट इज़ ड्यू टू दी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। ये करंट मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से होता है, जो दिस करंट इज़ ड्यू टू द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। और आप लोगों ने याद रखना है ये जो फॉरवर्ड करंट होगा इट इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ मिली एम्पेयर। ये वाला करंट मिली एम्पेयर के ऑर्डर का होगा। और इस फॉरवर्ड बाइसिंग में डायोड की जो रेजिस्टेंस होगी ना, फॉरवर्ड बाइसिंग में डायोड की जो रेजिस्टेंस होगी उसको हम फॉरवर्ड रेजिस्टेंस कहेंगे। तो वो जो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस होती है वो आप लोगों ने याद रखना है ओनली फ्यू ओम्स के ऑर्डर की होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जब डायोड फॉरवर्ड बाइस होगी, जब डायोड हम बोला करेंगे फॉरवर्ड बाइस है तो उसमें करंट मिली एम्पेयर के ऑर्डर का फ्लो करेगा। और अगर उसकी रेजिस्टेंस पूछेगा तो हम बोलेंगे रेजिस्टेंस उसकी वेरी स्मॉल होगी, ओनली फ्यू ओम्स होगी। अगर हम आइडियल डायोड की बात कर लें, आइडियल डायोड में अगर आपसे फॉरवर्ड रेजिस्टेंस पूछे तो आइडियल डायोड में फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ज़ीरो होती है। यानी आइडियल डायोड का अगर क्वेश्चन आ जाए, कभी लफ्ज़ लिखा हुआ देखें आप लोग, तो आइडियल डायोड में फॉरवर्ड रेजिस्टेंस क्या होगी, ज़ीरो की इक्वल होगी। अब हम बात करते हैं कि रिवर्स बाइसिंग कैसी होगी, कि जब हम बोला करेंगे ये डायोड जो हम लगा रहे हैं वो किस में लगा रहे हैं, रिवर्स बाइसिंग में लगा रहे हैं, तो उसके क्वेश्चन कैसे आएंगे। रिवर्स बाइसिंग में आप लोग बातों को उल्ट कर दें, यानी पहले आप लोगों ने पी पॉजिटिव याद किया था ना, अब आप लोगों ने उसी डायोड की पी साइड के साथ जो बैटरी होगी ना, पी साइड के साथ बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल लगाएंगे। और जो डायोड की एन साइड होगी ना, एन साइड के साथ आप लोगों ने बैटरी का कौन सा, पॉजिटिव टर्मिनल लगाना। तो पी के साथ नेगेटिव लगा दें, एन के साथ पॉजिटिव लगा दें, तो डायोड रिवर्स बाइस हो जाएगी। इसकी थ्योरी आप लोगों ने एफएससी में पढ़ी हुई है। और अगर आपसे बात करें डिप्लीशन रीजन पे क्या फ़र्क पड़ेगा, डिप्लीशन रीजन या वो लफ्ज़ यूज़ करता है हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर, भी समटाइम आप सुनेंगे, कोई भी लफ्ज़ यूज़ कर ले आप लोगों ने, तो इसमें इंक्रीज बोलना है, हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर। ये क्या करेंगे, इनमें से कोई भी वर्ड यूज़ हो जाए, डिप्लीशन रीजन पे क्या इफेक्ट होगा या हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर पे क्या इफेक्ट होगा, या सिंपल वर्ड यूज़ करें कि पोटेंशियल बैरियर पे क्या इफेक्ट होगा, तो आप लोगों ने सब केस में याद रखना है वो इंक्रीज़ करेंगे। यानी फॉरवर्ड बाइसिंग में डिप्लीशन रीजन डिक्रीज़ कर रहा था और रिवर्स बाइसिंग में जब हम बोलेंगे डायोड है तो डिप्लीशन रीजन की वैल्यू जो होगी वो आप लोगों ने बच्चों याद रखना है इंक्रीज़ कर रही होगी। ठीक है, इस केस में उसने इंक्रीज़ करना है। अब इस केस में अगर आपसे पूछते हैं ना जब डायोड रिवर्स बाइस है तो फॉरवर्ड करंट कितना होगा। जब डायोड रिवर्स बाइस होती है तो रिवर्स बाइस डायोड में फॉरवर्ड करंट ज़ीरो होगा। इसमें एक और करंट फ्लो करेगा, उसको आई आर कहते हैं। आई आर मीन रिवर्स करंट। आई आर का मतलब होता है रिवर्स करंट
और इस करंट का एक और नेम भी होता है, इसको लीकेज करंट भी बोलते हैं ना। इसका एक नेम तो रिवर्स करंट है और इसका दूसरा नेम जो है इसको लीकेज करंट भी बोलते हैं, रिवर्स करंट और लीकेज करंट। और ये जो करंट होता है ये होता है ऑफ द माइक्रो एम्पेयर के ऑर्डर का होगा। तो पिछला करंट मिली एम्पेयर का ऑर्डर क्या है, ये माइक्रो एम्पेयर क्या है, तो ये उससे 1000 टाइम कम है ना, फिर वो मिली में है ना, ये माइक्रो में है, तो ये फिर उससे कितना कम हुआ, 1000 टाइम ये वाला करंट उस करंट से क्या होगा, कम होगा। एक तो ये बात याद रखें। फिर आप लोगों ने पॉइंट ये याद रखना है कि इस केस में जो रेजिस्टेंस होगी आई एफ आर, सॉरी आपका रेजिस्टेंस को आर ऑफ आर लिखना चाहिए, रिवर्स रेजिस्टेंस। इसमें जो रिवर्स रेजिस्टेंस होगी वो आप लोगों ने याद रखना है बहुत हाई होती है, सेवरल मेगा ओम्स होगी। और अगर हम आइडियल डायोड की बात करें तो आइडियल डायोड में रिवर्स जो रेजिस्टेंस होगी वो इनफाइनाइट होगी। और इसमें अगर डायोड रिवर्स बाइसिंग में लगी हुई है, रेजिस्टेंस इनफाइनाइट का मतलब क्या है, बिहेव लाइक ओपन सर्किट, क्योंकि ओपन सर्किट की रेजिस्टेंस भी तो इनफाइनाइट ही होगी। तो आप लोग ये बात याद रख रहे हैं कि अगर का डायोड रिवर्स बाइसिंग में होगी तो हम बोलेंगे उसमें फॉरवर्ड करंट तो फ्लो ही नहीं कर रहा, रिवर्स करंट बहुत स्मॉल फ्लो करता है जो कि माइक्रो एम्पेयर का ऑर्डर का होता है। इसकी रेजिस्टेंस बहुत हाई होती है और आइडियल केस में इनफाइनाइट हो जाती है, जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि इसमें फॉरवर्ड करंट की वैल्यू जो होगी वो अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 0 हो जाएगी। बस एक दो छोटी सी बातें और करता हूँ फिर हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा जो उसमें बेसिक टॉपिक जो है वो बाइसिंग पे जो हमसे बात करवाना चाह रहे हैं, फिर हम इस बाइसिंग को भी अपना डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये मैं आइडिया हो गया। अब हम कुछ ऐसी एग्जांपल्स या डायग्राम्स देख लेते हैं जिन डायग्राम्स में से आपको थोड़ा सा ये आइडिया हो जाएगा कि डायोड फॉरवर्ड बाइस है या डायोड आपकी रिवर्स बाइस है। इसमें आप एक हिंट अपने पास लिख लें तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, कब डायोड फॉरवर्ड बाइस होगी और कब डायोड रिवर्स बाइस होगी। तो आप लोग याद रख लें कि अगर पी जो होगा ना, पी पी जो साइड है ना, अगर पी साइड जो होगी वो मोर पॉजिटिव हो देन एन से, ठीक है ना, अगर पी साइड मोर पॉजिटिव हो देन एन से तो डायोड जो होगी वो कौन सी होगी, फॉरवर्ड बाइस होगी। बस ये एक हिंट याद रख लें, ये अगर आपको पता हो तो बात चल जाता है, ठीक है। और एक और चीज़ याद रख लें, पोटेंशियल की अगर बात करें, -5 वोल्ट बड़ा हो या आपसे पूछे -7 वोल्ट बड़ा है तो हम बोलेंगे -5 वोल्ट बड़ा पोटेंशियल है देन किससे, -7 वोल्ट से, ये बात याद रखनी। या अगर आपसे पूछे 0 वोल्ट बड़ा है या 2 वोल्ट बड़ा है तो 0 वोल्ट बड़ा है या -2 वोल्ट बड़ा है तो हम बोलेंगे 0 वोल्ट जो होगा वो ग्रेटर होगा किससे, -2 वोल्ट से। ये बातें बस छोटी छोटी याद रखें, बस ये अगर आपको कंसेप्ट पता है तो फिर आगे काम चल पड़ेगा। मैं 4-5 डायग्राम बनाता हूँ ताकि आपको ये क्वेश्चन कम से कम अगर पेपर में आ जाए तो आपको मसला ना बने कि डायोड फॉरवर्ड बाइस किस में है और डायोड रिवर्स बाइस किस में। मैं कुछ डायग्राम बना देता हूँ, उम्मीद है उससे आपका कंसेप्ट सही बिल्डअप हो गया। इसमें आपके पास पेपर में ये एमसीक्यू आएगा, डायग्राम बनी हुई आएगी और आप लोगों ने बताना होगा डायोड फॉरवर्ड बाइस है या डायोड रिवर्स बाइस है। सपोज करें ये तो पता है ना भी लिखो, ये पी साइड है या एन साइड है। अगर पी साइड +5 वोल्ट पे हो, ठीक है ना, और एन साइड को वो ग्राउंड कर दे, ग्राउंड का मतलब 0 वोल्ट है ना, तो मुझे तो पी का पोटेंशियल ज़्यादा है या एन का पोटेंशियल ज़्यादा है। अगर पी का पोटेंशियल ज़्यादा हो एन से इसका मतलब फॉरवर्ड बाइस है, पी का पोटेंशियल अगर एन से ज़्यादा हो तो फॉरवर्ड बाइस है, एन का पोटेंशियल ज़्यादा हो पी से तो रिवर्स बाइस होगी। यहाँ देखो पी का कितना पोटेंशियल है +5, इसका कितना है 0, ये तो बड़ी आसान सी बात है। ये डायोड कौन सी होगी, फॉरवर्ड बाइस होगी। अक्सर बच्चे सोचते हैं एन के साथ नेगेटिव लगाएं तभी वो रिवर्स बाइस होगी, ये कोई कंसेप्ट नहीं है। पी का पोटेंशियल ज़्यादा होना चाहिए एन के पोटेंशियल से, तो ये पी का पोटेंशियल ज़्यादा एन के पोटेंशियल से, तो डायोड कौन सी है, फॉरवर्ड बाइस है। एक और एग्जांपल लेते हैं, आप इसमें ये ले लें, ये -1 वोल्ट है और ये -2 वोल्ट है, तो मुझे बताएं किसका पोटेंशियल ज़्यादा है। मैंने भी आपको क्या बताया था, -1 वोल्ट ज़्यादा होता है -2 वोल्ट से ना, तो पी पॉजिटिव है ना विद रिस्पेक्ट टू एन साइड। पी पॉजिटिव का मतलब क्या है कि एन साइड का पोटेंशियल, सॉरी पी साइड का पोटेंशियल ज़्यादा है एन साइड के पोटेंशियल से। तो अगर पी का पोटेंशियल ज़्यादा है एन साइड के पोटेंशियल से तो ये वाली जो डायोड होगी बच्चों, ये वाली भी कौन सी है, फॉरवर्ड बाइस है डायोड, ठीक है।
पी का पोटेंशियल ज़्यादा होगा एन से तो डायोड फॉरवर्ड बाइस होगी, और ज़्यादा होने के मैंने नेगेटिव में मीनिंग बता दी आपको। -1 वोल्ट बड़ा है -2 वोल्ट से। और एग्जांपल लेते हैं, अगर कंसेप्ट सही बिल्डअप हो। सपोज करें ये पी साइड को, ये पता नहीं सिंबल ग्राउंड की होती है, इसको ग्राउंड कर दिए, और इस तरफ जो पोटेंशियल आप लोगों ने दिया है वो +5 वोल्ट दे दिए। इसी को अपोजिट कर दिया वैसे मैंने, इसको 0 पे कर दिया। पी क्या है, पॉजिटिव है, एन भी पॉजिटिव है। अब ये फॉरवर्ड है, ये रिवर्स है, तो देखें पी क्या मोर पॉजिटिव है। हमें पता है कि 5 वोल्ट जो है वो ज़्यादा है किससे, 0 वोल्ट से। इसमें कि पी साइड इज़ लेस पॉजिटिव एज कम्पेयर टू एन साइड। अगर पी साइड लेस पॉजिटिव हो, अगर पी साइड लेस पॉजिटिव हो एज कम्पेयर टू एन साइड, वो तो रिवर्स बाइस की तरफ जाएगा। तो ये वाला जो केस है वो कौन सा रिवर्स बाइस है। देखिए इसमें दोनों पॉजिटिव है, लेकिन देखिए ज़्यादा जो पी है वो लेस पॉजिटिव है, मोर पॉजिटिव है। तो पी जो है वो एन के मुकाबले में लेस पॉजिटिव है, तो ये फिर कौन सी बनेगी, रिवर्स बाइस होगी। इसी तरह अगर हम इस डायग्राम को देखें, इसमें आप कोई और डायग्राम ये ले लें, इसको आप +2 वोल्ट बोल दें, इसको आप +4 वोल्ट बोल दें। अगेन वही बात, ये लेस पॉजिटिव है विद रिस्पेक्ट टू दिस, तो ये डायोड भी कौन सी बाइस होगी, रिवर्स बाइस होगी। तो ये थोड़ा सा याद रखनी बात है कि अगर फॉरवर्ड बाइस या रिवर्स बाइस के क्वेश्चन आ जाए तो उनको आपको आइडिया होना चाहिए। ये जो मैंने बात की है ना, कि आपको भी मैंने बताया था कि इसमें रिवर्स करंट या लीकेज करंट होता है, और इस केस में फॉरवर्ड करंट 0 होता है। इसमें भी एक छोटा सा कंसेप्ट है, वो अपने पास आप नोट कर लें। इसके बाद अब हम इंशाल्लाह रेक्टिफिकेशन शुरू कर लेंगे। इससे ज़्यादा मैं एक्स्ट्रा बातें आपको नहीं पढ़ाता, आप भी बोर हो चुके होंगे कि हमारी रेक्टिफिकेशन बेचारी किधर गई है। हालांकि ये सारी बातें रेक्टिफिकेशन के अंदर यूज़ होती हैं। देखिए रेक्टिफिकेशन में बाइसिंग का वर्ड आता है, उसमें डायोड के पी साइड और एन साइड की बात हो रही होती है। तो आपको पी साइड, एन साइड, बाइसिंग, फॉरवर्ड बाइसिंग उसमें वर्ड यूज़ करते हैं, रेक्टिफिकेशन में रिवर्स बाइसिंग वर्ड यूज़ करते हैं। तो जितनी भी आप टर्मिनोलॉजीज यूज़ करते हैं बाइसिंग के अंदर, वो मैंने सिर्फ आपको पढ़ाई है, ठीक है, ताकि आपका क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप ये ना कहें कि हम लोगों ने तो ये पढ़ी नहीं हुई थी, रेक्टिफिकेशन वाले टॉपिक में तो ये लिखा ही नहीं हुआ। इसलिए बस आपको ये थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। एक बस एक आखिरी बात, उसके बाद मैं शुरू करता हूँ उसको। पोटेंशियल बैरियर की मैं बात कर रहा था। आप लोगों ने याद रखना है, जो पोटेंशियल बैरियर होता है ना, ये पोटेंशियल बैरियर जो है, हम तो ज़्यादा ये वर्ड बोलते हैं, ये स्टॉप कर देता है मूवमेंट ऑफ चार्जेस को। ये अपने पास लफ्ज़ लिखे हैं, पोटेंशियल बैरियर परमिट करता है और पोटेंशियल बैरियर स्टॉप करता है। तो अब ये देखिए पोटेंशियल बैरियर किन चार्ज कैरियर को परमिट करता है और पोटेंशियल बैरियर किन चार्ज कैरियर को स्टॉप कर रहा होता है। तो जो पोटेंशियल बैरियर है ना, जो डायोड में बनता है, इसका एमसीक्यू होता है, ये किसको परमिट करता है और ये वाला पोटेंशियल बैरियर किसको स्टॉप कर देता है ना। तो आप लोगों ने याद रखना है, पोटेंशियल बैरियर परमिट करता है मूवमेंट ऑफ माइनॉरिटीज चार्ज कैरियर को, परमिट मूवमेंट ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। इसकी अगर आप डिटेल देखना चाह रहे हैं तो आप अपने एफएससी के लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है ना, उसमें काफ़ी डिटेल से डायग्राम से मैंने समझाया हुआ है। तो अगर आप कैंस के पोटेंशियल बैरियर किन चार्ज कैरियर को परमिट करता है, तो ये माइनॉरिटीज चार्ज कैरियर को परमिट करता है और ये स्टॉप कर देता है मूवमेंट ऑफ माइनॉरिटीज चार्ज कैरियर को, मूवमेंट ऑफ माइनॉरिटीज चार्ज कैरियर। तो ये एफएससी में हम लोगों ने बहुत डिटेल से कंसेप्ट डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप मेजॉरिटी वर्ड लिखेंगे, मेजॉरिटी। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को ये स्टॉप करता है और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर को पोटेंशियल बैरियर जो डायोड में प्रोड्यूस होता है वो परमिट भी कर रहा होता है, स्टॉप भी कर रहा होता है। परमिट माइनॉरिटीज़ को और स्टॉप किसको करेगा, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को स्टॉप कर देता है। बस स्टार्ट करते हैं अपना जो हमारा टॉपिक है। अब हम इसको पढ़ेंगे, इसकी कोई भी चीज़ अगर आपके लेफ़्ट राइट से आ जाएगी तो अब आपको मसला नहीं बनेगा। टाइप्स ऑफ रेक्टिफिकेशन की अगर हम बच्चों बात करें तो रेक्टिफिकेशन की आप लोगों ने याद रखना है, देयर आर 2 टाइप्स होती हैं। बहुत आसान सा टॉपिक है, ये छोटे से टॉपिक है कि रेक्टिफिकेशन की 2 टाइप्स होती हैं। रेक्टिफिकेशन की जो पहली टाइप बनती है उसका बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन एक ये इसकी टाइप होती है, और दूसरी इसकी जो टाइप बनती है उसको हम नाम दे रहे होते हैं फुल वेव रेक्टिफिकेशन। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेक्टिफिकेशन है। एक को हम नाम देते हैं हाफ वेव रेक्टिफिकेशन का और दूसरी को हम नाम देते हैं फुल वेव रेक्टिफिकेशन का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों बात करते हैं हाफ वेव रेक्टिफिकेशन क्या होता है। नाम से ज़ाहिर, ठीक है, रेक्टिफिकेशन तो पता है ना, एसी को हम डीसी में कन्वर्ट करते हैं। एसी में आपको बताया था डायरेक्शन चेंज होती है और डीसी में डायरेक्शन चेंज नहीं होती। तो ये सपोज कर लें आपके पास यहाँ से अल्टरनेटिंग करंट आ रहा है, ये एसी करंट आ रहा है पॉजिटिव नेगेटिव,
पॉजिटिव नेगेटिव। अब यहाँ पर ये जो बॉक्स बना हुआ है ना, इसके अंदर हाफ वेव रेक्टिफायर लगा हुआ है, यानी इस बॉक्स के अंदर हाफ वेव रेक्टिफायर लगा हुआ है। अब हाफ वेव रेक्टिफायर क्या करेगा, इसके नाम से दायरा हाफ वेव रेक्टिफायर है ना, इसने वेव का एक हाफ को रेक्टिफाई कर देना है, यानी उसी वेव का जो नेक्स्ट हाफ होगा ये रेक्टिफाई नहीं करेगा। फिर एक हाफ रेक्टिफाई हो रहा है, फिर नेक्स्ट हाफ रेक्टिफाई नहीं होगा। ये भी इसकी डायग्राम हो सकती है और इसकी डायग्राम यूँ भी बन सकती है, यानी आपका ये पॉजिटिव हाफ स्किप हो गया, नेगेटिव हाफ आपको ऑब्टेंड हो जाए, फिर पॉजिटिव हाफ स्किप हो गया और नेगेटिव हाफ आपको ऑब्टेंड हो जाए। तो ये दोनों डायग्राम हाफ वेव रेक्टिफिकेशन की है, मतलब इसमें हाफ वेव रेक्टिफाई होती है। पता नहीं ये भी डीसी की डायग्राम है और ये भी डीसी है। डीसी क्या होता है, उसमें डायरेक्शन चेंज नहीं होती ना, या इसमें नेगेटिव हाफ बनेंगे या उसमें पॉजिटिव हाफ बनेंगे। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन क्यों कहते हैं, एक हाफ जरूर ज़ाया होगा। अगर आपको पॉजिटिव मिलेंगे तो नेगेटिव ज़ाया होगा, और अगर आपको नेगेटिव मिलेंगे तो कौन सा, पॉजिटिव हाफ आपका ज़ाया हो जाएगा। इसका ड्रॉबैक यही होता है, यानी हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के अगर हम ड्रॉबैक देखें तो इसका मेजर ड्रॉबैक यही होता है कि हाफ ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है वो डिसिपेट हो जाती है। इसका देख रहे हैं ड्रॉबैक कि हाफ ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज डिसिपेटेड, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज डिसिपेटेड। जब भी एनर्जी की डिसिपेशन की बात करें ना कि किस फॉर्म में होगी, वो बस हीट की फॉर्म में होती है। जिस एडी करंट्स में एनर्जी लॉस किस फॉर्म में होगी, हीट की फॉर्म में। स्टेटिस्टिकल लॉस में एनर्जी डिसिपेट किस फॉर्म में होगी, हीट की फॉर्म में। तो एनर्जी डिसिपेशन 99% केसेस में हीट की फॉर्म में ही डिसिपेट होती है। इलेक्ट्रिकल सर्किट्स की बात कर रहा हूँ। तो हाफ ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज डिसिपेटेड। अगर पूछेगा किस फॉर्म में डिसिपेट होगी, तो वो आप लोगों ने कह देना है कि हीट की फॉर्म में डिसिपेट हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, इसके दो थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चन है, वो हम आप लोग देख लें। इसमें अगर हम वी रूट मीन स्क्वायर निकालें ना आउटपुट की, ठीक है, क्योंकि ये इसके अंदर मैग्नीट्यूड तो चेंज हो रही है ना, जब मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है तो फिर रूट मीन स्क्वायर हम ले सकते हैं। तो अगर इसमें रूट मीन स्क्वायर हम आउटपुट की निकालें तो वैसे तो फॉर्मूला रूट मीन स्क्वायर का वी नॉट बाय अंडर रूट 2 होता है ना। इस केस में अगर आपके पास हाफ वेव रेक्टिफिकेशन हो रही हो तो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में आउटपुट की जो रूट मीन स्क्वायर होगी वो वी नॉट बाई 2 होगी, और आई रूट मीन स्क्वायर जो होगी आउटपुट की वो तो वही चीज़ बनेगी, फिर वो आई नॉट बाई अंडर रूट 2 की इक्वल होगी। और बाकी अगर आपसे पूछता है कि आप आई नॉट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आई नॉट कैलकुलेट करने का वही बेसिक फार्मूला होता है वी नॉट डिवाइड बाई रेजिस्टेंस। यानी आई नॉट कैलकुलेट करने के लिए जो वोल्टेज होगी इसको रेजिस्टेंस से डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो है वो करंट आ जाएगा, मैक्सिमम करंट आ जाएगा, मैक्सिमम वोल्टेज पुट करेंगे और उस पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस होगी। अब ये कैसे हो गया है कि ये कैसे आ रहा है, हम लोगों ने तो पढ़ा हुआ था कि वी नॉट बाई अंडर रूट 2 होगा। इसको ज़रा देख लें कि इसकी वजह क्या है। देखिए, अगर आप इसको समझना चाह रहे हैं ना, देखिए साइकिल इसका क्या हो रहा है। अब इसका ये साइकिल नहीं है, अब साइकिल क्या होता है, यहाँ से वेव शुरू हुई है ना, तो साइकिल बेसिकली हम किसे बोलते हैं, साइकिल हम बोलते हैं टू कन्वेक्टिव पॉइंट्स विच आर इन फेज, यानी दो कन्वेक्टिव पॉइंट्स जो इन फेज होंगे वो साइकिल बनाएंगे। तो इसमें ये वाला पॉइंट अपवर्ड जा रहा है, तो क्या ये वाला पॉइंट किधर आ रहा है, डाउनवर्ड। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या इधर से ऊपर जा रहा है, नहीं जा रहा, तो इसका साइकिल इस जगह पर आकर कंप्लीट होगा ना। तो इसका वन साइकिल यहाँ से यहाँ तक होगा। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन का वन साइकिल में ये रिपल और ये स्मूथ पोर्शन दोनों मिलकर वन साइकिल बनते हैं। यानी हाफ वेव रेक्टिफिकेशन का वन साइकिल अगर मैं यहाँ पर बनाऊँ तो इसके वन साइकिल में रिपल प्लस ये वाला पोर्शन इससे पहले तक, यानी यहाँ तक उसका वन साइकिल होगा। ये बात दोबारा समझ लें, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन की बात हो रही है क्योंकि टू इन फेज पॉइंट्स, इस पॉइंट के साथ फेज इसी का मैच करता है। ये अपवर्ड जा रहा है, फेज छोड़े, सेंस ऑफ वाइब्रेशन देख लें, इसका सेंस ऑफ वाइब्रेशन अपवर्ड है तो नेक्स्ट इसका सेंस ऑफ वाइब्रेशन अपवर्ड है। अब अगर आप इसकी रूट मीन स्क्वायर निकालना चाह रहे हैं तो अब ये वाला पॉइंट लेंगे, इस पे 0 वोल्ट है, इस पे वोल्ट कौन सी है, वी नॉट है, इस पे कितनी है 0 वोल्ट है, इस पे भी 0 है। तो आप लोगों ने पूरा साइकिल देखना होता है ना, और रूट मीन स्क्वायर में पहले स्क्वायर करते हैं, तो स्क्वायर करें 0 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा वी नॉट का स्क्वायर प्लस इस पॉइंट का स्क्वायर प्लस इस पॉइंट का स्क्वायर। तो साइकिल में आप लोगों ने 4 पॉइंट्स लिए, दिस 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 एंड दिस, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, स्क्वायर तो हो गया, उसके बाद मीन लेना है तो किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। 4 से क्यों डिवाइड किया, साइकिल पूरा करने के लिए आपको 4 पॉइंट्स लेने पड़ेंगे। समझ आ गई बात की ना, 4 पॉइंट्स इसमें लेते हैं।
स्केयर भी हो गया, मीन भी हो गया। एंड पे क्या कह रहा है, इसका क्या लेना है, रूट लेना है। अब रूट लेके सॉल्व करो तो क्या बनेगा, V0 का स्केयर V0 और 4 का स्केयर 2, तो 2 ही आ गया। ये असल में इसकी थोड़ी सी स्टोरी होती है। और इसका वन साइकिल आपको समझ आ गया ना, यहाँ तक इसका वन साइकिल बनेगा। साइकिल उन वो दो पॉइंट्स के दरमियान में वन साइकिल होता है जिनका सेंस ऑफ वाइब्रेशन सेम हो। इसका सेंस ऑफ वाइब्रेशन अपवर्ड जा रहा है तो नेक्स्ट का इधर अपवर्ड आ रहा है, तो ये कितने साइकिल बनेंगे, वन साइकिल आप लोगों का होगा। इस तरह याद रख लें। तो आपको ये वैसे प्रूफ मैंने वैसे करवा दिए कि इस केस में आप लोगों ने ये प्रूफ करने के लिए 4 पॉइंट्स लेते हैं तो प्रूव होता है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात हमारी बुक में तो नहीं है, लेकिन एक अच्छा एमसीक्यू बन सकता है। अगर पेपर में आ जाए तो आपको अटैम्प्ट करना आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, दूसरा कंसेप्ट जो मेजर है, जिसके क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, वो ये है कि हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में फ्रीक्वेंसी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। यानी अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे, इसमें आप लोगों ने याद रखना है, इसमें आउटपुट की जो फ्रीक्वेंसी होगी ना, आउटपुट का हम रिपल फ्रीक्वेंसी भी लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि आउटपुट पे रिपल बन रहे हैं ना, वो अप एंड डाउनवर्ड आ रहे हैं, वो इक्वल टू होगी इनपुट एसी के। इनपुट पे तो हम एसी दे रहे हैं, इस केस में फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। तो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में आउटपुट की फ्रीक्वेंसी और इनपुट की फ्रीक्वेंसी आपस में सेम होती है। बड़ी अजीब बात है वैसे कि फ्रीक्वेंसी सेम है। ज़रा देखिए कितने साइकिल है, यहाँ से यहाँ तक पता है ना, न्यू टाइम पीरियड यहाँ शुरू हो जाएगा, नेक्स्ट साइकिल इधर से होगा ना। ये कितने साइकिल हैं। और अभी हम इससे अगर डीसी बनाते हैं तो यहाँ से आपको पॉजिटिव हाफ मिला, फिर ये मिला, इसका भी यहाँ से यहाँ तक कितने साइकिल है, वन साइकिल। फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या होती है, नंबर ऑफ साइकिल्स पर यूनिट टाइम, यानी इसकी डेफिनेशन होती है नंबर ऑफ साइकिल पर यूनिट टाइम। तो देखिए टाइम तो दोनों तरफ आप लोग सेम ले रहे हैं ना, यहाँ से यहाँ तक का टाइम और यहाँ से यहाँ तक का टाइम तो सेम होगा। अगर टाइम सेम है, क्योंकि इसका साइकिल इधर से शुरू हो रहा है, नेक्स्ट साइकिल, इसका नेक्स्ट साइकिल इधर से शुरू हो रहा है, इसका नेक्स्ट साइकिल इधर से शुरू होगा, इसका नेक्स्ट साइकिल इधर से शुरू होगा, तो टाइम तो सेम है। और सेम टाइम में साइकिल, इसके देखें एक साइकिल आ रहा है, इसका भी एक साइकिल आ रहा है, तो नंबर ऑफ साइकिल भी सेम है, टाइम भी सेम है, तो फ्रीक्वेंसी फिर क्या हुई, सेम हुई ना। तो आउटपुट और इनपुट की फ्रीक्वेंसी सेम होती है। अगर किसी को डाउट भी है तो जब फुल वेव रेक्टिफिकेशन में ये कंसेप्ट समझाऊंगा तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। लेकिन फ्रीक्वेंसी बेसिकली नंबर ऑफ साइकिल पर यूनिट टाइम होती है। इस टाइम में कितने साइकिल आ रहे हैं एसी के, एक साइकिल। इस सेम टाइम में, टाइम सेम कर लेना, सेम टाइम में डीसी के कितने साइकिल आ रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक कितने साइकिल हैं, एक साइकिल ही है। इसका मतलब क्या है, फिक्स टाइम में नंबर ऑफ साइकिल सेम है, तो फ्रीक्वेंसी मस्ट भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ये हम कह भी रहे हैं। अगर फ्रीक्वेंसी सेम है आउटपुट की और इनपुट की, तो आउटपुट का टाइम पीरियड और इनपुट का टाइम पीरियड भी फिर क्या होगा, सेम होगा ना। यानी आउटपुट का और इनपुट का जो टाइम पीरियड होगा वो भी आप लोगों का सेम रहेगा। बहुत आसान से कंसेप्ट लोगों ने याद रखना है। फिर अब कैंस क्यों आ सकता है कि हम पढ़ तो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन रहे हैं ना, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में डायोड कितनी यूज़ होती है, तो इसमें आप लोगों ने याद रखना है 1 डायोड यूज़ होती है। यानी हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में अगर वो डायोड्स की बात करता है कितनी यूज़ होंगी, तो 1 डायोड इसमें यूज़ होगी। इसकी डायग्राम दो तरह से हम बना सकते हैं। सपोज करें अगर 1 डायोड सर्किट में यूँ लगी हुई है ना, इसके साथ पता नहीं एसी सोर्स लगाएंगे और यहाँ से आप लोगों ने आउटपुट लेनी है, इसके साथ आप लोगों ने रजिस्टर लगा दी। सपोज करें इसका आप इनपुट पे साइकिल दे रहे हैं, ये एसी साइकिल दे रहे हैं, ये इसका पॉजिटिव हाफ नेगेटिव हाफ, 0 से t/2 तक पॉजिटिव, आगे t/2 से t तक नेगेटिव। देखिए ये इसकी पी साइड है, ये इसकी एन साइड है। हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं 0 से लेकर t/2 तक, 0 से लेकर t/2 तक इसकी जो पी साइड होगी, पी के साथ कौन सा टर्मिनल कनेक्ट होगा, ऊपर पॉजिटिव बनाएंगे ना, और एन के साथ कौन सा कनेक्ट होगा, नेगेटिव नहीं कनेक्ट होगा। तो 0 से लेकर t/2 तक पी के साथ कौन सा कनेक्ट होगा, इधर पॉजिटिव आ जाएगा, और एन के साथ कौन सा कनेक्ट होगा, नेगेटिव। तो 0 से लेकर t/2 तक पी पॉजिटिव एन नेगेटिव, तो 0 से लेकर t/2 तक ये वाली डायोड जो है वो क्या होगी, फॉरवर्ड बाइस होगी। अगर ये फॉरवर्ड बाइस होगी तो हमें पता है फॉरवर्ड बाइसिंग में तो करंट फ्लो करेगा, तो इस रजिस्टर में से जब करंट फ्लो करेगा तो आपको ये आउटपुट का सिग्नल मिल जाएगा। मिल गया सिग्नल, क्योंकि इसमें से करंट फ्लो कर रहा है। अब दोबारा आपके पास जो पोर्शन आ जाएगा वो t/2 से t तक आ जाएगा। t/2 से t तक क्या होगा, अब पता है ये जो पॉजिटिव है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, नेगेटिव, और नेगेटिव साइड क्या बन जाएगी, पॉजिटिव। पता है ना, सोर्स की पोलैरिटी चेंज होती है। तो t/2 से t तक की अगर सिचुएशन लिखें तो इसमें अब देखें इस वक्त p के साथ क्या कनेक्ट है, नेगेटिव कनेक्ट है, और n के साथ कौन सा टर्मिनल कनेक्ट है,
एन के साथ पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट है, तो अगर पी के साथ नेगेटिव हो, एन के साथ पॉजिटिव हो, उस केस में मुझे ये बताएं कि आपकी डायोड क्या होगी, रिवर्स बाइस होगी। और जब डायोड रिवर्स बाइस होती है हम कहते हैं उसमें फॉरवर्ड करंट तो ज़ीरो होता है, हम इसको स्ट्रेट लाइन शो कर देंगे क्योंकि यहाँ से हम जो करंट ड्रॉ कर रहे हैं वो फॉरवर्ड करंट ही है, आपको कोई करंट ऑब्टेन नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं ये वाली जो डायोड है ये 0 से t/2 तक फॉरवर्ड बाइस है और t/2 से t तक कौन सी है, रिवर्स बाइस है। तो हम कह सकते हैं ये वाली डायोड पॉजिटिव हाफ साइकिल में कंडक्ट कर रही है, ये वाली डायोड पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या कर रही है, कंडक्ट कर रही है ना। और इस हाफ साइकिल में इसकी कंडक्शन कितनी है, ज़ीरो है। कंडक्शन जो है पूरा लफ्ज़ लिखना है या जगह कम है, कंडक्शन ज़ीरो है। कंडक्शन ज़ीरो का मतलब इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। कुछ बच्चे कहते हैं रिवर्स करंट फ्लो करेगा, तो रिवर्स करंट हम ऑनवर्ड कंसीडर नहीं करते, स्वाय रिवर्स बाइसिंग में वो थोड़ा सा हम उसको उस टॉपिक में डिस्कस करते हैं। डायोड के टॉपिक में अब ये बोलेंगे कि जब डायोड रिवर्स बाइस होगी तो उसकी कंडक्शन ज़ीरो होगी। तब यहाँ से कुछ बच्चे रॉन्ग कंसेप्ट ये बना लेते हैं कि डायोड पॉजिटिव हाफ में कंडक्ट करती है, नेगेटिव हाफ में कंडक्ट नहीं करती। ये कंसेप्ट रॉन्ग है। इस डायग्राम के लिए कंसेप्ट ठीक है कि डायोड पॉजिटिव हाफ में कंडक्ट कर रही है, नेगेटिव में कंडक्ट नहीं कर रही। मैं इस बात को एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपका सही कंसेप्ट बन जाए। ज़रा ध्यान से देखिएगा, जो बात मैंने अभी की है ना उस बात को दोबारा सुनें। सपोज करें ये मैंने एक डायोड बना दी, वही उसके साथ रजिस्टर लगा दिया, आउटपुट हो गया। ये हम इसको पॉजिटिव हाफ दे रहे हैं, पॉजिटिव हाफ नेगेटिव, 0 से t/2 और t हो गया। अब मुझे ये बताएं कि ये वाली जो डायोड है इसकी ये साइड कौन सी, n होगी, ये p है। तो 0 से t/2 तक हमें पता है ना, इसके ऊपर पॉजिटिव होगा नीचे नेगेटिव होगा। तो इसकी जो p साइड है, p साइड के साथ 0 से t/2 तक ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव होगा। इसकी p साइड के साथ क्या कनेक्ट है, नेगेटिव नहीं कनेक्ट। n साइड के साथ क्या कनेक्ट होगा, पॉजिटिव कनेक्ट होगा। अब n के साथ पॉजिटिव, p के साथ नेगेटिव, तो ये सारी बातें किसकी तरफ जा रही हैं, रिवर्स वाइज की तरफ नहीं जा रही। तो ये वाली जो डायोड है 0 से t/2 तक पॉजिटिव हाफ साइकिल में शोज नो कंडक्शन, ये कोई कंडक्शन ही नहीं दे रही। क्यों नहीं दे रही कंडक्शन, क्योंकि ये क्या है, रिवर्स वाइस है। उम्मीद आपको समझ आ रही होगी। और अगर इसी डायोड को का हम एनालिसिस करें t/2 से t तक, तो t/2 से t तक इधर क्या हो जाएगा, नेगेटिव, इधर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इसमें देख लें, इस केस में p के साथ क्या कनेक्ट है, पॉजिटिव, n के साथ क्या कनेक्ट है, नेगेटिव। इस केस में इस डायोड ने क्या देनी है, कंडक्शन देनी है, यानी डायोड कंडक्ट करेगी। इसका मतलब ये हुआ ये तो कोई कंसेप्ट नहीं है कि डायोड पॉजिटिव हाफ में कंडक्ट करती है और पॉजिटिव हाफ में डायोड कंडक्ट नहीं भी करती। यानी पॉजिटिव हाफ में इधर तो कंडक्ट कर रही है लेकिन इधर पॉजिटिव हाफ में कंडक्ट नहीं कर रही। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम डायोड की बात करें तो डायोड किस हाफ में कंडक्ट करेगी, पॉजिटिव हाफ में कंडक्ट करेगी, नेगेटिव हाफ में कंडक्ट करेगी। तो हम बोलते हैं ये बेसिकली डायोड की ओरिएंटेशन पे डिपेंड करेगा। डायोड की ओरिएंटेशन, ये डायोड की ओरिएंटेशन चेंज है ना, डायोड की ओरिएंटेशन डिसाइड करेगी कि डायोड किस हाफ में कंडक्ट करेगी। इधर आपकी जो डायोड है वो पॉजिटिव हाफ में कंडक्ट करेगी या जिस डायोड की हम बात कर रहे हैं वो नेगेटिव हाफ में कंडक्ट करेगी। इस क्वेश्चन का आंसर आपको जो बात बता सकती है वो डायोड की क्या बताएगी, ओरिएंटेशन ही बताएगी कि वो डायोड किस हाफ में क्या करेगी, कंडक्ट कर रही होगी। ठीक है, तो इसके लिए फिर आप लाइन लिख लें, क्या डायोड किस हाफ में कंडक्ट करेगी। वैसे ये पंजाब की बुक में एमसीक्यू भी है, क्या डायोड किस हाफ में क्या करती है, कंडक्ट करती है। इसमें आप लोग लिख सकते, इसमें देखें ना उसने एक एमसीक्यू लिखा हुआ है, मैं पंजाब की बुक से आपको दिखाता हूँ, शायद आपको नज़र आ जाए। एमसीक्यू नंबर 3 है इसका कि इन ए हाफ वेव रेक्टिफायर डायोड कंडक्ट ड्यूरिंग, कि हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में डायोड कंडक्ट कब करेगी, बोथ हाफ ऑफ इनपुट साइकिल में कंडक्ट करेगी। ये बात तो रॉन्ग है, बोथ हाफ ऑफ इनपुट साइकिल पे तो डायोड हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में कंडक्ट नहीं करती, ए ऑप्शन रॉन्ग है। बी ऑप्शन लिखे पोर्शन ऑफ पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट एसी, ए पोर्शन ऑफ नेगेटिव हाफ ऑफ द इनपुट एसी, वन हाफ ऑफ द इनपुट साइकिल। तो ये सबसे बेस्ट है कि जो आपके पास डायोड जो होगी, डायोड, ये एमसीक्यू है पंजाब की बुक में पेज 173 पे। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ डायोड जो है वो किस में, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में कब कंडक्ट करेगी। उसका सुटेबल ऑप्शन क्या होगा, वन हाफ ऑफ इनपुट साइकिल में कंडक्ट करेगी। इस बात को मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ, इस बात का मतलब क्या है, वन हाफ ऑफ इनपुट साइकिल का मतलब क्या है, वो वन हाफ कौन सा होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो वन हाफ ऑफ इनपुट साइकिल का मतलब ये होगा कि वो आइदर क्या होगा,
आइदर वो पॉजिटिव हाफ होगा और वो कौन सा हाफ होगा, और वो नेगेटिव हाफ भी हो सकता है। तो ये वर्ड आप लोगों ने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इवन केपी के वालों के लिए है। क्या डायोड हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में किस हाफ में कंडक्ट करेगी, पॉजिटिव हाफ में कंडक्ट करेगी या नेगेटिव हाफ में। तो जो ऑप्शन लिखे हुए थे ये दोनों हाफ में कंडक्ट करेगी, चार ऑप्शन थे ना, पॉजिटिव हाफ में कंडक्ट करेगी, नेगेटिव हाफ में कंडक्ट करेगी, दोनों हाफ में कंडक्ट करेगी। तो हम लोगों ने क्या चूज़ किया, हमने चूज़ किया वन हाफ ऑफ इनपुट साइकिल में कंडक्ट करेगी। वन हाफ ऑफ इनपुट साइकिल का मतलब है आइदर वो हाफ कौन सा हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है या वो नेगेटिव हो सकता है, एक वक्त में किसी एक हाफ में कंडक्ट करेगी। और वो किस हाफ में कंडक्ट करेगी, अगर डायग्राम बनी हुई आ जाए तो फिर डायग्राम देख क्या बता सकते हैं, वो पॉजिटिव हाफ में कंडक्ट करेगी या वो डायोड जो है वो नेगेटिव हाफ में कंडक्ट करेगी। उम्मीद आपको ये बात समझ आ गई होगी, बड़ा बेसिक सा कंसेप्ट है, तो मुश्किल बात इसमें नहीं थी। मैं इसके लेकिन कुछ थोड़े अच्छे क्वेश्चन भी आपको करवाऊंगा, ये तो हमारी बुक की बातें थी ना, वो मैंने करवा दी। इसके एक दो थोड़े अच्छे एमसीक्यू भी लेते हैं ताकि आपको थोड़ा बेहतर एमसीक्यू इसका कंसेप्ट सही क्लियर हो जाए, बस ये चाहते। एसी सोर्स लगा दी। आप लोग ये चीज़ समझिए कि डायोड देख कर अब आप बता सकते हैं वो किस हाफ में कंडक्ट करेगी, ठीक है ना। थोड़ा सा ग्राफ में चेंज बनाता हूँ, अगर मुझसे ग्राफ सही बन गया तो, जिसके चांसेस वैसे कम ही होते हैं कि मुझसे सही बने। ये है तो एसी सोर्स, सपोज करें आपका इस तरह का ग्राफ आ गया, यहाँ से उसने टाइम 0 लिखा हुआ है, यहाँ टाइम T/4 है, यहाँ दरमियान में टाइम T/2 है, ये 3T/4 है, और इस जगह पर T पूरा हो गया। अब मुझे बताओ ये कौन सा हाफ है, नेगेटिव हाफ, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो मुझे तो 0 से T/4 तक अगर देखा जाए, 0 से T/4 तक देखा जाए तो कौन सा हाफ है, नेगेटिव हाफ। नेगेटिव हाफ को हम ऊपर क्या, ये पी साइड है ना, ये कौन सी एन साइड है। तो हम नेगेटिव हाफ को क्या बनाते हैं, ऊपर हम नेगेटिव हाफ में नेगेटिव बनाते हैं, नीचे हम पॉजिटिव बनाएंगे। ये आप जल्दी से मत करोगे, 0 से T/4 तक नेगेटिव हाफ है ना, तो नेगेटिव हाफ में डायोड इस एसी सोर्स की क्या ओरिएंटेशन होती है, नेगेटिव हाफ में ऊपर नेगेटिव होता है नीचे पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव हाफ में क्या होता है, ऊपर पॉजिटिव होता है नीचे नेगेटिव होता है। तो ये वाला सवाल मैं डायोड की इस ओरिएंटेशन के लिए सॉल्व करूँगा। आप इसी सवाल को डायोड की अपोजिट ओरिएंटेशन के लिए खुद से सॉल्व कीजिएगा, तो जितने आंसर हम अभी लिखेंगे सारे आंसर उसके रिवर्स होंगे। तो 0 से T/4 तक देखें, पी के साथ नेगेटिव कनेक्ट है, एन के साथ पॉजिटिव कनेक्ट है, तो यह डायोड कौन सी हो जाएगी, रिवर्स बाइस। बात खत्म होगी। अब अगर आपसे आपसे एमसीक्यू में तो कोई एक रीजन पूछेगा ना, मैं तो सारे डिस्कस करवाऊंगा ना। आपसे सवाल आ जाता है T/4 से 3T/4 तक बताएं क्या होगा। तो देखिए यहाँ से T/4 है, इस जगह पर 3T/4 है, तो ये सारा कौन सा हाफ है, पॉजिटिव हाफ। पॉजिटिव हाफ में ऊपर पॉजिटिव होता है नीचे नेगेटिव होता है। अब चाहे तो लिखा रहने दे, मैं आगे सीक्वेंस में लिख सकता हूँ, पहले नेगेटिव था पॉजिटिव कामा कामा, अब इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। ये दूसरे केस की बात हो रही, T/4 से 3T/4 तक, पी के साथ पॉजिटिव एन के साथ नेगेटिव। इसमें डायोड क्या करेगी, आपकी डायोड फॉरवर्ड बाइस होगी। क्लियर होगी बात में। इसका मतलब कि अगर हम इसकी चले बाद में वेव पैटर्न बनाता हूँ, और अगर आपसे पूछता है 3T/4 से टी तक क्या होगा, ये फिर नेगेटिव हाफ नहीं है। तो तीसरे केस में फिर इधर नेगेटिव आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। और इस केस में देख लें पी के साथ नेगेटिव, एक तरफ देख लिया करें, पी के साथ नेगेटिव कनेक्ट है, तो ये वाली जो डायोड बनेगी कौन सी हो जाएगी, रिवर्स बाइस डायोड हो जाएगी। एक तो ये बातें होगी। दूसरा, अगर इसकी वेव फॉर्म पूछ ले, इधर जगह कम है मैं इधर बना देता हूँ, सपोज करें आपका वेव फॉर्म का सवाल आ जाता है कि वेव फॉर्म कैसी होगी, तो शुरू में रिवर्स बाइस थी, हम पता है रिवर्स बाइस कहाँ से कहाँ तक थी, 0 से लेकर T/4 तक रिवर्स बाइस थी, तो कोई वोल्टेज मिलेगी नहीं। फिर आगे ये T/4 से 3T/4 तक फॉरवर्ड बाइस थी, 3T/4 तक फॉरवर्ड बाइस थी, T/4 से 3T/4 तक फॉरवर्ड बाइस थी, तो वोल्टेज मिलेगी ना। आगे क्या होगा, 3T/4 से T तक दोबारा आउटपुट नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि ये कौन सी है, रिवर्स बाइस है। तो ये भी हो सकता है ये क्वेश्चन गिवन हो और आगे आपसे आउटपुट की वेव फॉर्म पूछ ले, तो आपको वेव फॉर्म पता होनी चाहिए कैसे बनी है। जब रिवर्स है तो वोल्टेज नहीं शो कर रहा, जब फॉरवर्ड है तो वोल्टेज शो कर रहा हूँ। और T/4 से 3T/4 तक आपको पॉजिटिव वोल्टेज मिल रही, इसको बस उल्टा करके लगा लेना। आपको समझ आ गया। एक तो सिंपल से क्वेश्चन आएंगे, एक इस हाफ साइकिल को थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करके शुरू कर देगा। असाइनमेंट में आप इसके अपोजिट भी कर लीजिएगा, इसको आप यूं भी असाइनमेंट में सॉल्व कर लीजिएगा एक दफ़ा ना।
इसी क्वेश्चन को यूँ भी सॉल्व कर लेना, यहाँ पर टाइम 0 लिख लेना, ये टाइम t/4, ये टाइम t/2, ये 3t/4 और यहाँ पर टाइम t हो जाएगा। इसके लिए भी डायोड को दोनों तरह से लगाना, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन है ना, एक दफ़ा इधर एक दफ़ा उधर करके लगा लेना। अब कर लेंगे सारे, मुझे उम्मीद है इसमें कोई इतनी मुश्किल बातें नहीं है, बहुत आसान सी बातें हैं। ये आपके बच्चों असाइनमेंट्स है सारी, ठीक है। आप लोगों ने इसके साथ डायोड की ओरिएंटेशन बदल कर सारे जवाब इसके अपोजिट होंगे। इसके साथ भी आप लोगों ने डायोड चेंज करके, जिस तरह मैंने नहीं ये सीक्वेंस बनाया, इस तरफ सीक्वेंस बनाते जाएंगे ना। बस इतना याद रखें कि जब पॉजिटिव आ जाएगा, जब पॉजिटिव ऑफ हुआ करेगा तो एसी साइकिल का ऊपर क्या लिखना होता है, पॉजिटिव ऑफ में ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। लेकिन जब नेगेटिव ऑफ आ जाएगा फिर ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव ऑफ आ गया ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। ये जब कंसेप्ट पता हो, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये तो इधर से लिखेंगे, ये तो सोर्स की बातें हैं। अब इधर डायोड कैसे लगाई हुई है, इधर आप लोगों ने डायोड लगाई होगी ना, उस डायोड को यार देख लो, पी के साथ पॉजिटिव लगा हुआ है, बस एक साइड देखते हैं, दूसरी साइड की भी देखने की जरूरत नहीं। पी के साथ पॉजिटिव है तो फॉरवर्ड होगी, पी के साथ नेगेटिव है तो रिवर्स होगी, पी के साथ पॉजिटिव है तो फॉरवर्ड होगी, कहानी खत्म। उम्मीद है आप लोग कर लेंगे इस चीज़ को, इसमें अब आपको मसला नहीं बनेगा। जो ग्राफ पॉसिबल थोड़े बहुत टेढ़े मेढ़े करके वो दे सकता है, वो मैंने आप लोगों के साथ कुछ हद तक शेयर कर दिया, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट बच्चों जो स्टोरी है इसमें, वो हम ये बात करते हैं, एक सर्किट मैंने लास्ट ईयर भी बनाया था, मुझे बुक से अच्छा लगा था सर्किट, वो आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। ये वैसे मुझे डेली असाइनमेंट चाहिए थी, लेकिन आप गुस्सा कर जाएंगे कि सारी चीज़ें असाइनमेंट दिए जा रहे हैं, इसलिए आप जज्बाती नहीं हैं। मैं आपके जज्बात के साथ नहीं खेलना चाहता, इसलिए मैं इसको खुद सॉल्व करूँगा। ये जनाब आप अपने पास फ़ोटो बना दो, इसमें मैंने अब 2 डायोड लगा दिए। एसी सोर्स है, इसमें बस एक बेसिक सा कंसेप्ट मैंने आपको सिखाना है, 0 से t/2, t/2 से t, ये डायोड D1, ये डायोड D2, PN ना भी लिखें तब आपको याद है। अब इसमें ये आपने देखना है, ये रजिस्टर हो गए कि आउटपुट वेव फॉर्म कैसी होगी। इस केस में आउटपुट वेव फॉर्म देखिए, ज़रा जल्दी से देखें। इसमें अगर हम बात करते हैं 0 से t/2 तक, 0 से t/2 तक ये पॉजिटिव या नेगेटिव, ये पॉजिटिव या नेगेटिव का मतलब ये होगा कि ये साइड आपकी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, ये साइड भी पॉजिटिव ही हो जाएगी, क्योंकि ये पॉजिटिव साथ दोनों कनेक्ट है ना। पता है ना, वही बात है जो हम रजिस्टर में नहीं पोटेंशियल लेते थे, वी पोटेंशियल चलता चलता वायर है ना, इधर भी पोटेंशियल वी, इधर भी पोटेंशियल वी, वही पुरानी बात, ठीक है। हम एक साइड से डायोड को देखते हैं, दूसरी साइड तो हम देखते ही नहीं है। ये पी साइड है ना, ये एन साइड है, ठीक है। तो दूसरी साइड बनाने की जरूरत नहीं होती, बस एक साइड देखें, ये पी, ये आपका ये पता है ना हाई पोटेंशियल है ना, हाई चलता गया, इस ये भी हाई होगा, ये भी हाई होगा। ये बातें हो रही है 0 से t/2 तक। अब बच्चों मुझे बताओ 0 से t/2 तक क्या सिचुएशन बन रही है, आपको क्या लग रहा है। इसका पी पॉजिटिव साथ कनेक्ट है तो D1 तो फॉरवर्ड बाइस होगी, D2 को ज़रा मुझे देख के बताओ D2 क्या होगी, D2 तो रिवर्स बाइस हो जाएगी। इसका N पॉजिटिव साथ कनेक्ट है तो D2 इसमें रिवर्स बाइस होगी। इसका मतलब ये हुआ ड्यूरिंग पॉजिटिव 0 से t/2 तक, 0 से t/2 तक डायोड D1 फॉरवर्ड बाइस है। इसका मतलब जो करंट होगा वो D1 में से फ्लो करेगा। ज़रा देखें ध्यान से, करंट अगर मैं ब्लू कलर से शो कर रहा हूँ, करंट D1 में से फ्लो किया, यहाँ से करंट इधर गया, D1 से करंट यूँ होता हुआ इधर आ गया, इधर आ गया, इधर तो आ नहीं सकता क्योंकि रिवर्स बाइस है। इस रजिस्टर में देखिए करंट किधर फ्लो कर रहा है, डाउनवर्ड फ्लो कर रहा है। आप लोगों ने इसको पॉजिटिव ऑफ मान लेते हैं, आपको लगता है कि रजिस्टर में जब डाउनवर्ड करंट फ्लो करेगा तो आप उसको पॉजिटिव ऑफ कहेंगे, पता है डायरेक्शन का मतलब होता है ना ये, तो अगर ऊपर फ्लो करेगा तो फिर उसको नेगेटिव ऑफ कहेंगे। तो ये तो मैं समझ आ जाए, तो पॉजिटिव ऑफ आपको यहाँ पर ऑब्टेंड हो गया। डायोड D1 फॉरवर्ड बाइस, D2 क्या हो जाएगी, रिवर्स बाइस। तो पूरी डायग्राम ही बना देते हैं, खत्म होगी बात। अब बात करते हैं t/2 से t तक क्या सिचुएशन होगी। मैं डायग्राम इसी को चेंज करूंगा, आप अपने समझ रहे हैं तो आप दोबारा भी जल्दी से बना लीजिए। t/2 से t तक क्या होगा, वैसे अलहदा से आप बना लें डायग्राम दोबारा से तो आपके लिए अच्छा होगा। अगर आप चाहें इसी के ऊपर डिफरेंट कलर से एरो लगा देना फिर भी ठीक है। अभी मैंने ब्लू से लगाए तो मैं नेक्स्ट ब्लैक से लगा देता हूँ। t/2 से t तक क्या होगा, t/2 से t तक ये होगा कि ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा, पोलैरिटी चेंज होगी।
अब जब ये नेगेटिव हुआ तो ये साइड भी नेगेटिव, ये साइड भी नेगेटिव। यही होता है ना, T/2 से T तक ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। अगर ये नेगेटिव है तो इसका पोटेंशियल आगे जाएगा नहीं, ये भी नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव। डायोड D1 का P नेगेटिव साथ कनेक्ट है। अगर P नेगेटिव साथ कनेक्ट है तो डायोड D1 कौन सी होगी, रिवर्स बाइस होगी। इसका P नेगेटिव साथ कनेक्ट है। उम्मीद आपको समझ आ रही होगी। मैंने बताया ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव अब काउंट होता है, तो ये नेगेटिव इधर से चला ना, इधर भी नेगेटिव, इधर भी नेगेटिव। डायोड D2 को देखो, इसके N जो है वो नेगेटिव साथ कनेक्ट है। N नेगेटिव साथ कनेक्ट, अभी थोड़ी देर पहले क्या पढ़ाया था, फॉरवर्ड बाइस। तो डायोड D2 जो होगी वो कौन सी हो जाएगी, फॉरवर्ड बाइस हो जाएगी। उम्मीद है थोड़ी सी खिचड़ी मची है, लेकिन आपको समझ आ रही होगी। दो ही सिंबल है, बस नेगेटिव पॉजिटिव के ऊपर ले जाओ। अब डायोड D2 में से करंट फ्लो करेगा। अब D1 में से नहीं, किस में, D2 में। और करंट पता है, कन्वेंशनल करंट लेते हैं। तो डायोड D2 का जब बात कर रहे हैं दूसरे हाफ की, ये वाले डिस्कस हो रहे हैं ना, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ये दोनों नेगेटिव। मैं सर्कल बना देता हूँ ताकि आपको याद रहे। अब डायोड D2 पॉजिटिव है। कुछ बच्चे सोचते हैं हम इधर से करंट बना लें, तो क्या कन्वेंशन इलेक्ट्रॉनिक तो नहीं बनाना है, कन्वेंशन बनाना है, तो पॉजिटिव से शुरू होगा। तो डायोड D2 जब फॉरवर्ड बाइस होगी तो करंट यूँ फ्लो करेगा, इधर से करंट यूँ वायर में यूँ गुजरेगा, यूँ गुजरा। अब देखिए वो करंट रजिस्टर में तो अपवर्ड नहीं गुजरा। अब अगर रजिस्टर में पहले डाउनवर्ड को आप लोगों ने पॉजिटिव माना है, तो जब इस रजिस्टर में अपवर्ड करंट गुजरेगा तो उसको तो हम नेगेटिव मानेंगे ना फिर। अब देख रहे हैं इसमें करंट यहाँ पर आया, उधर जा नहीं सकता था, इस रजिस्टर D2 में से गुजरा, सॉरी डायोड D2 में से गुजरा, और यूँ करंट चलते चलते इसका पाथ क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जब डायोड D2 फॉरवर्ड बाइस हुई तो करंट इसमें इस रास्ते से फ्लो किया। इसका मतलब कोई फ़ायदे नहीं हुआ। इस केस में तो इसकी इनपुट जो है वो भी क्या है, AC है, और इस केस में इसकी जो आउटपुट है वो भी क्या होगी, AC होगी। इसमें गलती अक्सर बच्चों को ये लगती है, वो ये समझते हैं शायद ये 2 डायोड्स हैं तो फुल वेव रेक्टिफिकेशन हो रही है। तो इस डायग्राम को आप 2 दफ़ा बनाएंगे तो आपको ज़्यादा बात क्लियर हो जाएगी। तो ये थोड़ा ख्याल रखें कि अगर ये वाला सर्किट आ जाए तो इसकी अगर आपसे आउटपुट की वेव फॉर्म पूछे तो अक्सर बच्चे जल्दी में इसकी वेव फॉर्म ये वाली चूज़ करते हैं। वो कहते हैं ये वाली वेव फॉर्म बन जाएगी, क्योंकि उनको लगता है फुल वेव रेक्टिफिकेशन हो रही है। तो ये रॉन्ग है, आपके सामने है। पहले करंट यूँ फ्लो करके गया, जब दूसरी दफ़ा ये पॉजिटिव बना तो करंट यूँ अपवर्ड फ्लो करके गया। तो रजिस्टर में दोनों हाफ में करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो रही है, जिसकी वजह से हम बोलेंगे कि ये जो रेक्टिफिकेशन है, इस रेक्टिफिकेशन में आपके पास रेक्टिफिकेशन सॉरी हो ही नहीं रही। इनपुट भी AC है और इस केस में आपकी जो आउटपुट बन रही है वो भी आपकी क्या होगी, AC होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूज आपको कर सकता है एग्जाम में। आप लोगों ने बस यही चंद पॉइंट्स माइंड में रखने हैं। अब हम बात कर रहे हैं फुल वेव रेक्टिफिकेशन की। अगर हम फुल वेव रेक्टिफिकेशन की बात करें तो फुल वेव रेक्टिफिकेशन में आप लोगों ने ये पॉइंट याद रखना है कि इसके अंदर फुल वेव रेक्टिफिकेशन की 2 टाइप्स होती हैं। उनमें से एक तो हम बोलते हैं, उसको हम कहते हैं ब्रिज रेक्टिफायर। एक हम नाम दे रहे होते हैं ब्रिज रेक्टिफायर। यानी फुल वेव रेक्टिफिकेशन की 2 टाइप्स होती हैं। एक आपका ब्रिज रेक्टिफायर होता है और एक हम बोल देते हैं सेंटर टैप रेक्टिफायर। सेंटर टैप रेक्टिफायर। तो फुल वेव रेक्टिफायर 2 तरह के होते हैं, एक ब्रिज रेक्टिफायर होता है और एक सेंटर टैप रेक्टिफायर होता है। ब्रिज रेक्टिफायर भी फुल वेव रेक्टिफायर है, इसमें 4 डायोड यूज़ होती हैं, 4 डायोड यूज़ होंगी। लेकिन सेंटर टैप रेक्टिफायर में 2 डायोड यूज़ होती हैं। यानी इसमें 4 डायोड यूज़ होती हैं, लेकिन सेंटर टैप रेक्टिफायर में 2 डायोड यूज़ होती हैं। अगर आपके एमसीक्यू आ जाए ना कि मिनिमम डायोड रिक्वायर फॉर फुल वेव रेक्टिफिकेशन, तो फुल वेव रेक्टिफिकेशन के लिए मिनिमम डायोड आपको कितनी चाहिए, तो फुल वेव रेक्टिफिकेशन के लिए जो मिनिमम नंबर ऑफ डायोड आपको चाहिए होती है वो 2 डायोड चाहिए होती है। अगर आपके पास 2 डायोड्स हों तो इस तरह आप लोग जो है वो फुल वेव रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको जो रेक्टिफायर चाहिए होगा तो फुल वेव रेक्टिफायर ही, लेकिन उस रेक्टिफायर को हम सेंटर टैप रेक्टिफायर का नाम दे रहे होंगे। यहीं तक वाइंड अप करते हैं।